ओके, नाउ अपना नेक्स्ट टॉपिक है गार। गार मतलब जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। इस टॉपिक को समझने के लिए पहले अपने को समझना पड़ेगा कि टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स इवेजन क्या होता है और टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है। तो ये देखो स्क्रीन पर, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस। ओके, तो सी पहले तो टैक्स प्लानिंग क्या होता है। टैक्स प्लानिंग का मतलब है लीगली टैक्स बचाना, लीगली बाय यूजिंग वेरियस टैक्स इंसेंटिव्स लाइक डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, एग्जेम्पशंस एटसेट्रा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कहीं इन्वेस्ट करके सेक्शन 80C में डिडक्शन लिया तो वो टैक्स प्लानिंग होता है। एंड फिर अगर कोई घर बेचने के बाद घर परचेस करता है फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 तो वो भी टैक्स प्लानिंग होता है। मतलब बिगर कोई झोलझाल किए लीगली टैक्स बचाना इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग। ओके, तो ये देखो स्क्रीन पर ये क्या लिखा है, इंसेंटिव्स को यूज करना और लीगली टैक्स बचाना। ओके, फिर देखो नेक्स्ट क्या है, टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब है टैक्स की चोरी करना, मतलब इलीगल तरीके से टैक्स बचाना, इलीगल तरीके से। जैसे किसी ने इनकम कमा के टैक्स नहीं भरा या फिर नकली बिल बनाकर एक्सपेंस क्लेम कर लिया, ऐसे इलीगल तरीके से टैक्स बचाना इज कॉल्ड टैक्स इवेजन। तो ये देखो स्क्रीन पर ये क्या लिखा है, टैक्स की चोरी करना, चोरी, और इसमें इलीगल तरीके से टैक्स बचाया जाता है, इसको बोलते हैं टैक्स इवेजन। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, टैक्स अवॉइडेंस। अब देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो सी टैक्स अवॉइडेंस का मतलब है इनकम टैक्स के लूप होल्स का फायदा उठाना, यानी कि इनकम टैक्स लॉ में जो कमियां हैं उसका मिसयूज करना। और यहाँ असेसी पूरा लीगली काम करता है बट फिर भी गवर्नमेंट के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। और ये ऐसी चीज है ना जो गवर्नमेंट कभी चाहती नहीं है बट फिर भी लोग बिंदास करते क्योंकि अपने लॉ में कमी है। जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी खर्चा एक्सेसिव मत दिखाओ, इट शुड बी रीजनेबल। बट क्या करे, अपने लॉ में जो सेक्शन 40A(2) है ना उसमें सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को रिलेटिव ट्रीट किया है, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट। इसलिए ऐसे में असेसी क्या करेगा, वो किसी नॉन रिलेटिव को एक्सेसिव पेमेंट करेगा ताकि उसे ज्यादा डिडक्शन मिले और उसका टैक्स बचे। और इस तरह से टैक्स बचाना इलीगल भी नहीं बोल सकते क्योंकि लॉ में तो सिर्फ रिलेटिव का एक्सेस पेमेंट डिसअलाउड होता है ना, लेकिन यहाँ तो असेसी ने किसी नॉन रिलेटिव को पेमेंट किया है। और ऐसे में स्क्रूटिनी के वक्त एओ असेसी को कुछ बोल भी नहीं सकता, बोलेगा तो असेसी सामने जवाब दे सकता है। असेसी तो बोलेगा क्यों, क्या प्रॉब्लम है, मैंने किसी को पेमेंट ही किया है ना, एक्सेसिव है तो क्या है, आपके लॉ में तो रिलेटिव को किया गया एक्सेसिव पेमेंट डिसअलाउ किया है और मैंने तो किसी नॉन रिलेटिव को पेमेंट किया है। तो इस तरह से असेसी सेक्शन 40A(2) के लूपहोल का फायदा उठा रहा है। और ये लूपहोल कैसे हो गया, लूपहोल ये है कि सेक्शन 40A(2) इज ओनली फॉर एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव्स एंड इट इज नॉट फॉर अदर एक्सेस पेमेंट। तो इसलिए कभी भी असेसी इनकम टैक्स लॉ के लूपहोल का फायदा उठाकर टैक्स बचाता है तो उसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। तो ये देखो स्क्रीन पर ये क्या लिखा है, लूपहोल्स का फायदा उठाना। और इधर असेसी लीगली काम कर रहा है, मतलब लॉ के दायरे में रहते हुए वो काम कर रहा है लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है। मींस असेसी का एक्टिविटी इज विद इन दी 4 कॉर्नर्स ऑफ द लॉ। कोई उसको ये नहीं बोल सकता कि तूने इलीगल काम किया है, क्योंकि सी मेरे एग्जाम्पल में अगर असेसी ने किसी को एक्सेसिव पेमेंट किया है और अगर वो नॉन रिलेटिव है तो उसमें इलीगल क्या है, उसने किसी को पेमेंट ही किया है ना और वो पेमेंट का खर्चा दिखा रहा है। लेकिन सी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को हर्ट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि उसने किसी को एक्सेसिव पेमेंट किया है लेकिन उसको इलीगल नहीं बोल सकते ना क्योंकि उसने किसी को पेमेंट तो किया ही है। और वो सेक्शन 40A(2) के खिलाफ भी नहीं जा रहा है क्योंकि सेक्शन 40A(2) तो रिलेटिव के एक्सेसिव पेमेंट को डिसअलाउ करता है और इधर तो हमने किसी नॉन रिलेटिव को पेमेंट किया है।
तो इसको क्या बोलते हैं कि एसएससी ने पूरा लीगली काम किया है, लेकिन उसने लॉ के लूपहोल्स का फायदा उठाया है, और ऐसी चीज को बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। और तुम लोग को पता है रियल लाइफ में जब किसी एसएससी को कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई आइडिया बताता है कि चल तू ऐसा ऐसा कर तो मस्त सेटिंग हो जाएगी, तो ऐसी कोई सेटिंग वेटिंग की आइडिया बताता है ना, तो हम लोग उसको कैजुअली टैक्स प्लानिंग बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली वो टैक्स प्लानिंग नहीं होता, वो एक टैक्स अवॉइडेंस का स्ट्रैटेजी होता है। लेकिन रियल लाइफ में हम लोग कैजुअली टैक्स अवॉइडेंस को भी टैक्स प्लानिंग बोलते हैं। एक्चुअल में तो टैक्स प्लानिंग किसको बोलते हैं मालूम है? जब हमने लीगली कुछ काम किया है, कानून के दिए हुए इंसेंटिव्स, चैप्टर 6 से एग्जेम्पशंस का जब फायदा उठाते ना, तो उसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। लेकिन रियल लाइफ में तो हम लोग कुछ झोलझाल भी करते हैं ना, कुछ आइडिया लगा के कुछ सेटिंग भी करते हैं ना, तो उसको भी लोग टैक्स प्लानिंग बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली वो टैक्स अवॉइडेंस का स्ट्रैटेजी होता है। ओके, अब देखो टैक्स प्लानिंग करना तो लीगल भी है और डिजायरेबल भी है। दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड टू स्टॉप टैक्स प्लानिंग। ये देखो क्या लिखा है, it's legal and it's desirable and there is no need to stop tax planning। उल्टे का गवर्नमेंट टैक्स प्लानिंग को तो एंकरेज करती है। ओके, लेकिन टैक्स इवेजन तो इलीगल है और इसे रोकने की सख्त जरूरत है। बट रोक नहीं सकते ना, क्योंकि जिसके मन में पाप भरा है उसको कैसे रोक सकते? उसको तो एट द मोस्ट पनिश कर सकते। तो ये देखो क्या लिखा है, टैक्स इवेजन इज इलीगल and it's not desirable and it should be stopped। बोला ना, इसको रोकने की सख्त जरूरत है, लेकिन इसको हम रोक नहीं सकते। इसलिए देखो क्या लिखा है, वी कांट स्टॉप टैक्स इवेजन, एट द मोस्ट ऐसे लोग को हम पनिश कर सकते हैं पेनल्टी मार के। ओके, लेकिन टैक्स अवॉइडेंस किसको बोलते हैं? ऐसी चीज जो लीगल तो है बट वो डिजायरेबल नहीं है, इसलिए इसको भी रोकने की सख्त जरूरत है और इसे रोकना पॉसिबल भी है। क्योंकि टैक्स अवॉइडेंस में क्या होता है, लोग कानून के लूपहोल्स का फायदा उठाते हैं ना। तो ऐसे में अगर लॉ को स्ट्रेंथन कर दिया ना, मतलब लॉ के सारे लूपहोल्स को खत्म कर दिया ना, तो टैक्स अवॉइडेंस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और लोगों की चीटिंग को रोक सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैंने क्या बोला कि लॉ को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और लॉ को स्ट्रेंथन करने के लिए देयर इज नीड ऑफ एंटी अवॉइडेंस रूल्स। क्या बोला? एंटी अवॉइडेंस रूल्स। तो ये देखो स्क्रीन पर क्या लिखा है, टैक्स अवॉइडेंस लीगल तो है बट इट्स नॉट डिजायरेबल, और इसको भी रोकने की सख्त जरूरत है। ये देखो क्या लिखा है, इट शुड बी स्टॉप्ड, और इसको तो हम रोक भी सकते हैं। क्यों रोक सकते हैं? क्योंकि यहाँ लोग लॉ के लूपहोल्स का फायदा उठा के चीटिंग करते हैं ना, तो इसलिए लॉ को ही अगर स्ट्रेंथन कर दिया ना, तो अपने आप ये टैक्स अवॉइडेंस वाली चीज के ऊपर कंट्रोल आ सकता है। लेकिन इसके लिए मैंने क्या बोला, देयर इज नीड ऑफ एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ये देखो क्या लिखा है, एंटी अवॉइडेंस रूल्स। एंटी अवॉइडेंस रूल्स मतलब लॉ के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस डालना जिससे लोगों की चीटिंग न चल पाए। मतलब जो लोग टैक्स अवॉइडेंस की स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना, उनकी वो स्ट्रैटेजी नहीं चल पाएगी। इसको बोलते हैं एंटी अवॉइडेंस रूल्स। लेकिन ऐसे रूल्स बनाने पड़ते हैं ना लॉ में, और ऑलरेडी अपने इनकम टैक्स लॉ में लोगों की चीटिंग को रोकने के लिए देयर आर सम एंटी अवॉइडेंस रूल्स। लेकिन जिसको चीटिंग करनी होती है ना कुछ रास्ता ढूंढ के रहता है, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इनकम टैक्स लॉ के कोई लूपहोल को ढूंढ के अपना झोलझाल करके रहता है। क्योंकि सी कितने भी रूल बना लो ना, पब्लिक इतनी स्मार्ट है ना कुछ रास्ता निकाल के अपना झोलझाल करके रहती है। इसलिए पता है 2017 के बजट में इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम निकाला जिसको बोलते हैं जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। और ये जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स का मतलब क्या है मालूम है? कि इवन इफ एसएससी का कोई चीटिंग कोई पर्टिकुलर सेक्शन में कवर नहीं हो पा रहा है, फिर भी उसकी वो चीटिंग चलने नहीं देंगे। एक बार स्क्रूटिनी में असेसिंग ऑफिसर को मालूम पड़ा ना कि किसी एसएससी ने झोलझाल वाला अरेंजमेंट किया है, तो उसका वो अरेंजमेंट चलने नहीं देंगे। इवन इफ उसको रोकने के लिए कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है, लेकिन जिसका कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है उसके लिए जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल इन्वोक हो जाता है। ये जनरल का मतलब ही क्या है? फील दी वर्ड जनरल। जनरल मतलब जिस चीटिंग के लिए कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है ना,
ऐसी चीटिंग को इन लोग जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल में लेके तुम्हारी वो चीटिंग को चलने नहीं देंगे। तो मतलब अभी ऐसा हो गया है ना कि अगर कोई चीटिंग को रोकने के लिए कोई स्पेसिफिक सेक्शन है तो वो स्पेसिफिक सेक्शन के प्रोविजन के हिसाब से चलेंगे, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। लेकिन अगर कोई चीटिंग के लिए कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है तो ऐसी चीटिंग को रोकने के लिए गार इन्वोक हो जाएगा। गार गार का मतलब है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, एंड एज पर जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल तुम्हारी वो चीटिंग इनकम टैक्स वाले चलने नहीं देंगे। मतलब तुमने जितना भी टैक्स का लफड़ा किया होगा ना उतना टैक्स तुमको भरना पड़ेगा, मतलब तुम्हारी कोई चीटिंग नहीं चलेगी। अगर कोई चीटिंग का स्पेसिफिक सेक्शन है तो वो स्पेसिफिक सेक्शन के हिसाब से चलेंगे, और अगर कोई चीटिंग का स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है तो गार के हिसाब से चलेंगे। इसलिए जिन जिन चीटिंग के लिए इनकम टैक्स लॉ में स्पेसिफिक सेक्शन है ना उसको बोलते हैं सार। सार मतलब स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स। और जिन जिन चीटिंग के लिए कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है तो उसके लिए गार इन्वोक होता है। इसलिए ऐसे याद रखो, अगर सार है तो सार है, लेकिन अगर सार नहीं है तो गार है। तो सी फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी असेसी ने किसी को एक्सेसिव पेमेंट किया है टू क्लेम हायर डिडक्शन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, और ऐसे में अगर सामने वाली पार्टी उसका रिलेटिव है तो उसके लिए तो पर्टिकुलर सेक्शन है, सेक्शन 48(2) विच सेज दैट एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव इज डिसअलाउड। और अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन होता है ना तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। तो सेक्शन 48(2) इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। लेकिन अगर उस असेसी ने किसी नॉन रिलेटिव को पेमेंट किया है, नॉन रिलेटिव को, तो ऐसे में सेक्शन 48(2) को तो इन्वोक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेक्शन 48(2) इज ओनली फॉर पेमेंट टू रिलेटिव्स। और इधर असेसी ने किसी नॉन रिलेटिव को पेमेंट किया है और उसने किसी नॉन रिलेटिव को एक्सेसिव पेमेंट करके ज्यादा डिडक्शन ले लिया है। तो ऐसे में अगर ये चीज असेसिंग ऑफिसर की नजरों में आई स्क्रूटिनी के वक्त, तो असेसिंग ऑफिसर पता है क्या बोलेगा, देख तूने किसी नॉन रिलेटिव को पेमेंट किया है तो इसमें मैं सेक्शन 48(2) को तो इन्वोक नहीं कर पाऊंगा, मतलब मैं स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल को इन्वोक नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हमारे पास एक जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल है, एंड एज पर जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल तेरी ये चीटिंग नहीं चल सकती है। तो इवन इफ तूने किसी नॉन रिलेटिव को पेमेंट किया होगा ना, सिंस वो एक्सेसिव पेमेंट है, इट इज मोर देन रीजनेबल अमाउंट, तो उसका तुम्हें डिडक्शन नहीं देंगे। मतलब तूने जो एक्सेस पेमेंट किया है ना उसको हम डिसअलाउ करेंगे, बट नॉट अंडर सेक्शन 48(2), बट एज पर दी प्रोविजंस ऑफ गार वो एक्सेस पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगा। दिस मीन्स असेसी का कोई भी चीटिंग नहीं चलेगा। अगर उसने किसी रिलेटिव को पेमेंट किया तो एक्सेस पेमेंट सेक्शन 48(2) में डिसअलाउ हो जाएगा, उसको बोलेंगे सार। और अगर उसने किसी नॉन रिलेटिव को पेमेंट किया है तो उसमें भी एक्सेस पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगा, बट नॉट अंडर सेक्शन 48(2), इट विल बी एज पर दी प्रोविजंस ऑफ गार। लेकिन पता है इनकम टैक्स वाले इतना इजीली गार को इन्वोक नहीं कर सकते। गार को इन्वोक करने के लिए देर आर सम कंडीशंस। अब एग्जैक्टली क्या क्या कंडीशंस है वो मैं तुमको थोड़ी देर के बाद बताता हूं, लेकिन इसकी एक मेन कंडीशन क्या है मालूम है, ओनली इफ असेसी ने 3 करोड़ से बड़ी अमाउंट का घपला किया होगा ना तो ही इनकम टैक्स वाले गार इन्वोक करेंगे। क्या बोला, मोर देन 3 करोड़, मतलब 3 करोड़ से बड़ी अमाउंट का टैक्स का घपला होगा ना तो ही इनकम टैक्स वाले गार को इन्वोक कर सकते। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया था ना कि उसने किसी नॉन रिलेटिव को इन्वॉल्व करके एक्सेसिव पेमेंट कर दिया, तो इसमें जो एक्सेस पेमेंट है उसका अमाउंट नहीं देखेंगे, उस एक्सेस पेमेंट के कारण उसने टैक्स का कितना घपला किया है वो टैक्स का अमाउंट देखेंगे। टैक्स का अमाउंट मतलब उसने जो टैक्स की चोरी की है ना उसका अगर अमाउंट 3 करोड़ से ज्यादा हुआ ना तो ही इनकम टैक्स वाले गार इन्वोक कर सकते हो। ओके, नो डाउट इसमें कुछ और भी कंडीशंस है, लेकिन मेन कंडीशन क्या है मालूम है कि असेसी ने जो टैक्स का लफड़ा किया है ना वो टैक्स की अमाउंट शुड बी मोर देन 3 करोड़। ओके, तो ये देखो स्क्रीन पर क्या लिखा है, 2 टाइप के एंटी अवॉइडेंस रूल्स होते हैं, एक सार और एक गार। ये देखो स्क्रीन पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं,
एक होता है सार और एक होता है गार, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स और जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स. These are the two types of anti avoidance rules to control the practices of tax avoidance. Okay. फिर देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए सार के. ये देखो उसमें पहला एग्जांपल क्या है, सेक्शन 50C. स्क्रीन पर देखा क्या लिखा है, सेक्शन 50C इज एन एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल. तुम लोग को पता है सेक्शन 50C किसके लिए, ये कैपिटल गेन्स में जो चोरी होती है ना उसको पकड़ने के लिए सेक्शन 50C है. यू नो कैपिटल गेन्स में कई बार क्या होता है, लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचते टाइम छोटा छोटा एग्रीमेंट बनाते और छोटा सा सेल कंसिडरेशन दिखाते ताकि उनको टैक्स कम आए. लेकिन सेक्शन 50C ये चीटिंग नहीं चलने देगा, क्योंकि सेक्शन 50C में एक रूल है कि अगर किसी ने प्रॉपर्टी बेचते टाइम छोटा सा एग्रीमेंट बनाया और छोटा सा सेल कंसिडरेशन दिखाया तो उसका छोटा सेल कंसिडरेशन इनकम टैक्स वाले मानेंगे नहीं. असेसी को मिनिमम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जितना कंसिडरेशन तो दिखाना ही पड़ेगा, और अगर उससे कम दिखाया ना तो वो कम अमाउंट गवर्नमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करती है. मिनिमम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जितनी अमाउंट सेल कंसिडरेशन में तुमको दिखानी पड़ेगी, और अगर तुम ज़्यादा दिखा रहे हो तो मोस्ट वेलकम. याद आए ये रूल. तो ये जो सेक्शन 50C है ना, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल. फिर देखो नेक्स्ट सेक्शन क्या है, सेक्शन 222E. ये सेक्शन गवर्नमेंट ने क्यों खोला है, क्योंकि लोग चीटिंग करते. लोग डिविडेंड टैक्स से बचने के लिए अपनी कंपनी से डिविडेंड का पैसा जब उठाना होता है ना तो वो लोग लोन के फॉर्म में पैसा उठा लेते. खास करके ऐसा क्लोजली हेल्ड कंपनी प्राइवेट कंपनीज में होता है. एक प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर अपनी कंपनी से लोन के फॉर्म में पैसा उठा लेता है. एक्चुअली उसको डिविडेंड लेना होता है, लेकिन डिविडेंड के नाम पे पैसा लेगा तो डिविडेंड टैक्स आ जाएगा, इसलिए वो लोन के नाम पे पैसा उठाता है. और ऐसी चीटिंग को पकड़ने के लिए भी एक सेक्शन खोला हुआ है, सेक्शन 222E, जिसमें क्या लिखा है कि अगर एक प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर अपनी कंपनी से लोन भी उठाएगा ना तो उस लोन को भी हम लोग डिविडेंड ट्रीट करेंगे और उसके ऊपर टैक्स आएगा. तो ये भी एक सार का एग्जाम्पल है. फिर देखो एक और एग्जाम्पल दिया, स्क्रीन पर ध्यान दो. ये देखो क्या लिखा है, टीपी. टीपी मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग. ट्रांसफर प्राइसिंग का इतना बड़ा चैप्टर जो खोला है ना वो भी एक सार का एग्जाम्पल है, क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस का भी ऑब्जेक्टिव क्या है, चीटिंग को रोकना. कैसी चीटिंग, बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग. इन शॉर्ट जिन जिन चीटिंग को एड्रेस करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में स्पेसिफिक सेक्शन से स्पेसिफिक प्रोविजन से, तो उसको क्या बोलेंगे, सार. लेकिन अपना इनकम टैक्स लॉ इतना भी कोई फुल प्रूफ नहीं है, उसमें अभी भी लूप होल्स है. इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक गार्ड जैसी चीज चालू कर दी ताकि इनकम टैक्स के किसी भी लूप होल का कोई मिसयूज करे और उससे चीटिंग करे तो उसकी चीटिंग हम चलने नहीं देंगे. लेकिन इसकी एक मेन कंडीशन क्या है कि असेसी ने जो टैक्स का घपला किया है ना उसका अमाउंट शुड बी मोर देन 3 करोड़. ओके, बट सी 3 करोड़ वाला कंडीशन तो एक कंडीशन है, इसमें और भी दूसरी कंडीशन है और उसका मैंने कोडवर्ड बना के रखा है. ये देखो स्क्रीन पर क्या लिखा है, एप टमका. ये देखो क्या लिखा है, एप टमका. इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, एप टमका. क्या बोला, एप टमका. और ये एप टमका वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना तो ही गार को इन्वोक कर सकते हैं. और सी ये रियल लाइफ में ना स्क्रूटिनी में होता है. जब तक स्क्रूटिनी नहीं आएगी ना तो असेसी को गार वार का टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. लेकिन स्क्रूटिनी में अगर असेसिंग ऑफिसर को लगा कि तुमने कोई झोल जाल वाला अरेंजमेंट किया है और उसमें उसको पता चला कि तुमने 3 करोड़ से बड़ी अमाउंट का लफड़ा किया है और एप टमका वाली दूसरी कंडीशंस भी सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है, तो ऐसे में असेसिंग ऑफिसर कैन इन्वोक गार. ओके, तो अब अपने को पढ़ना है कि एप टमका का फुल फॉर्म क्या है. तो ये देखो स्क्रीन पर, कंडीशंस फॉर गार. अब कंडीशंस में पहला कंडीशन है एप टमका का ए स्टैंड्स फॉर देयर मस्ट बी एन अरेंजमेंट. देयर मस्ट बी एन अरेंजमेंट ऑन और आफ्टर 1/4/2017. मतलब असेसी ने जो झोलझाल किया है ना, उसने जो सेटिंग किया है ना, उसका डेट शुड बी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2017.
और इस कंडीशन से गवर्नमेंट क्या बोलना चाह रही है मालूम है कि जिन लोगों ने 1 अप्रैल 2017 के पहले कुछ झोलझाल किया है ना, पहले कुछ सेटिंग किया है ना, तो उसके लिए गार एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये गार 2017 के बजट में ही आया था। इसलिए एनी अरेंजमेंट डन बिफोर 1 अप्रैल 2017 इज ग्रैंडफादर्ड। ग्रैंडफादर्ड का मतलब इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ गार। ओके, और ये जो अरेंजमेंट वर्ड है ना, ये कुछ भी हो सकता है, ये एक जनरल टर्म है। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ अरेंजमेंट। ये बेसिकली कोई सेटिंग है या फिर कोई झोलझाल है जिसका डेट इज ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2017। ओके, तो ये था अपना फर्स्ट कंडीशन, देयर मस्ट बी एन अरेंजमेंट ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2017। ओके, फिर देखो सेकेंड कंडीशन क्या है। सेकेंड कंडीशन इज द पर्पस ऑफ सच अरेंजमेंट इज टू ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट। ये देखो स्क्रीन पर क्या लिखा है, पी फॉर मेन पर्पस ऑफ द अरेंजमेंट इज टू ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट। मतलब एसएससी ने जो अरेंजमेंट किया है ना, जो झोलझाल किया है ना, उसमें उसका मकसद क्या होना चाहिए, टैक्स का चोरी करना, टैक्स का फायदा उठाना। ओके, फिर देखो थर्ड कंडीशन क्या है। थर्ड कंडीशन इज टी फॉर टैक्स बेनिफिट obtained from such arrangement should be more than 3 crores। ये तो मैंने बोला ही था ना। ये देखो स्क्रीन पर क्या लिखा है, टी फॉर टैक्स बेनिफिट रिजल्टिंग फ्रॉम सच अरेंजमेंट शुड बी मोर देन 3 crores। मतलब उसने 3 करोड़ से बड़ी अमाउंट के टैक्स का घपला किया है। तो ये थर्ड कंडीशन थी। लेकिन ये तीनों कंडीशंस की वर्डिंग्स को देख के कहीं भी ऐसा नहीं फील होगा कि कुछ घपला हो रहा है, झोलझाल हो रहा है। ये तो मैं तुमको एक्सप्लेन करते टाइम बोल रहा हूँ कि उसने कुछ झोलझाल किया है, सेटिंग किया है, घपला किया है। लेकिन इंग्लिश में ये कंडीशंस पढ़ोगे ना तीनों, कहीं भी तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि एसएससी ने कुछ घपला किया है। ये देखो तीनों कंडीशन में वापस बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से इसका लैंग्वेज सुनना। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला था, देयर मस्ट बी एन अरेंजमेंट ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2017। तो टेल मी, अरेंजमेंट वर्ड में ऐसा कहाँ लग रहा है कि कुछ झोलझाल हो रहा है। अरेंजमेंट तो एक जनरल टर्म है। एंड फिर सेकेंड कंडीशन देखो, सेकेंड कंडीशन में क्या लिखा है, मेन पर्पस ऑफ द अरेंजमेंट इज टू ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट। तो इसमें भी कहीं झोलझाल की फीलिंग नहीं आ रही है, क्योंकि टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन करना तो टैक्स प्लानिंग का भी पर्पस होता है। और मैंने क्या बोला था, टैक्स प्लानिंग तो लीगल है, वो तो एथिकल है। इसलिए जस्ट बिकॉज किसी का पर्पस इज टू ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट डजंट मीन कि वो कोई झोलझाल कर रहा है। ये तो हम कभी यहाँ वहाँ इन्वेस्ट भी करते हैं ना, तो उसमें भी अपना मेन पर्पस होता है टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन करना। एंड फिर थर्ड कंडीशन में क्या लिखा है, थर्ड कंडीशन में लिखा है कि टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सच अरेंजमेंट शुड बी मोर देन 3 crores। तो टेल मी, जस्ट बिकॉज किसी को 3 करोड़ से ज्यादा का टैक्स बेनिफिट हो रहा है, उसका मतलब ये थोड़ी कि वो चोरी कर रहा है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि पहली 3 कंडीशंस की वर्डिंग्स को तुम लोग पढ़ोगे ना, किसी भी एंगल से तुमको ये नहीं लगेगा कि एसएससी कुछ झोलझाल कर रहा है। लेकिन अभी जो चौथी कंडीशन आएगी ना, ये चौथी कंडीशन को देख के ऐसा लगेगा कि एसएससी कुछ लफड़ा कर रहा है, कुछ झोलझाल कर रहा है, कुछ सेटिंग कर रहा है। इसके लिए गार एक्टिवेट करना पड़ता है। तो ये देखो स्क्रीन पर चौथी कंडीशन में लिखा है कि या तो ए होना चाहिए ए, या फिर एम होना चाहिए एम, या फिर सी होना चाहिए सी, या फिर ये ए होना चाहिए ए। मतलब ये ए एम सी ए में से कोई एक चीज भी हुई ना, तो उसको बोलते हैं चौथी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। मतलब एक्चुअली 4 ही कंडीशन है, ए पी टी एंड फिर लास्ट में जो ए एम सी ए है ना, इन चारों में से तो कोई एक कंडीशन ही सेटिस्फाई करनी है। ये देखो स्क्रीन पर, ये ए एम सी ए में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। इसलिए देखो स्क्रीन पर मैंने क्या लिखा है, ए और एम और सी और ए। मतलब इस ए एम सी ए में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना, तब जाके गवर्नमेंट बोलेगी कि एसएससी ने कुछ झोलझाल वाला अरेंजमेंट किया है, कुछ सेटिंग किया है, कुछ घपला कर रहा है।
तब जाके गार इन्वोक होता है। नहीं तो फर्स्ट 3 कंडीशंस की वर्डिंग्स को पढ़ के तो कोई भी एंगल से नहीं लगता कि कुछ झोलझाल हो रहा है। ये चौथी कंडीशन है ना, ए और एम और सी और ए, इससे मालूम पड़ेगा कि कुछ घपला हो रहा है। तो ये देखो चौथी कंडीशन में ये ए क्या है, ए फॉर सच अरेंजमेंट इज नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस। क्या बोला, आर्म्स लेंथ प्राइस पे वो अरेंजमेंट नहीं है। ये देखो स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूं, नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस। मतलब पहली कंडीशन में जो लिखा है ना कि कोई अरेंजमेंट होना चाहिए, वो वाला अरेंजमेंट इज नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस। अब ये नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस का मतलब क्या होता है, उसका एक एग्जाम्पल लेके सिखाना पड़ेगा। एक बार पहले खाली कंडीशन सुन लो, फिर तुमको मैं ए एम सी ए ये चारों चीज का एग्जाम्पल लेके पढ़ाने वाला हूँ। तो एक बार के लिए कंडीशन खत्म कर देते, ओके। फिर देखो, या तो वो अरेंजमेंट इज नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस, या फिर सच अरेंजमेंट रिजल्ट्स इन मिसयूज और अब्यूज ऑफ टैक्स प्रोविजंस। क्या बोला, सच अरेंजमेंट रिजल्ट्स इन मिसयूज और अब्यूज ऑफ टैक्स प्रोविजंस। ये देखो स्क्रीन पर मैं लिख के बता रहा हूं, मिसयूज और अब्यूज ऑफ टैक्स प्रोविजंस। मतलब फर्स्ट कंडीशन में वो जो लिखा था ना, देयर मस्ट बी एन अरेंजमेंट, तो वो जो अरेंजमेंट है ना, वो ऐसी अरेंजमेंट है विच रिजल्ट्स इन मिसयूज और अब्यूज ऑफ टैक्स प्रोविजंस। अब इसका भी एक एग्जाम्पल लेके इसका मतलब समझना पड़ेगा कि ये मिसयूज कैसे होता है। लेकिन एक बार मैं सारी कंडीशंस खत्म कर दूं ना, फिर तुमको एग्जाम्पल्स पढ़ाऊंगा, ओके। फिर देखो नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है, नेक्स्ट अल्फाबेट इज सच अरेंजमेंट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। ये देखो क्या लिखा है, लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। अब इसका मतलब क्या होता है, अगेन इसके लिए भी तुमको एक एग्जाम्पल से सिखाना पड़ेगा। फिर देखो लास्ट अल्फाबेट क्या है, ए स्टैंड्स फॉर द अरेंजमेंट इज कैरिड आउट इन एन अबनॉर्मल मैनर। ये देखो स्क्रीन पर क्या लिखा है, अबनॉर्मल मैनर। अब ये अबनॉर्मल मैनर में अरेंजमेंट करना, इसका मतलब क्या होता है, इसके लिए भी एक एग्जाम्पल लेके पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए सी अपने को 4 एग्जाम्पल पढ़ने पड़ेंगे। एक एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस वाला पॉइंट, एंड फिर तीसरा एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, एंड फिर लास्ट में चौथा एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड अबनॉर्मल मैनर। ये 4 एग्जाम्पल तुमको पढ़ाऊंगा ना, फिर अपना ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, ओके। और ये जो लास्ट के 4 अल्फाबेट है ना, इसको बोलते हैं टेंटेड एलिमेंट। ये देखो स्क्रीन पर लिख के बता रहा हूं, ये देखो क्या लिखा है, टेंटेड एलिमेंट। और ये टेंटेड एलिमेंट का मतलब क्या मालूम है, असेसी ने जो अरेंजमेंट की है ना, उस अरेंजमेंट में पाप का रंग चढ़ा हुआ है। मतलब वो साफ सुथरा सीधा साधा अरेंजमेंट नहीं है, लफड़े वाला अरेंजमेंट है। और कभी भी किसी अरेंजमेंट में कुछ झोलझाल होता है ना, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इट हैज अ टेंटेड एलिमेंट। और टेंटेड एलिमेंट होने के लिए ये लास्ट के चारों अल्फाबेट में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया ना, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि तेरे अरेंजमेंट में कुछ झोलझाल है, इट हैज अ टेंटेड एलिमेंट। इन शॉर्ट, गार को इन्वोक करने के लिए देयर आर 4 कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन कि कोई अरेंजमेंट होना चाहिए ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2017, एंड फिर सेकेंड कंडीशन, मेन पर्पस ऑफ द अरेंजमेंट इज टू ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट, एंड फिर थर्ड कंडीशन, टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सच अरेंजमेंट शुड बी मोर देन ₹3 crore, एंड फिर चौथी कंडीशन है कि सच अरेंजमेंट इज नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस, और इट रिजल्ट्स इन misuse of tax provisions, or it lacks commercial substance, or it is carried on in an abnormal manner। इस तरह से ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना, तो ही गार को इन्वोक कर सकते। और पता है ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना, तो इनकम टैक्स वाले ऐसे अरेंजमेंट को इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट बोलते हैं। ये देखो स्क्रीन पर क्या लिखा है, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। और ऐसा क्यों बोलते हैं,
क्योंकि असेसी ने कुछ अरेंजमेंट तो किया ही है। अपने ऐप टमका में ए क्या था, अरेंजमेंट। लेकिन उसने जो अरेंजमेंट किए है ना, उसमें तकलीफ क्या मालूम है, इट इज नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस, इट रिजल्ट्स इन मिसयूज ऑफ टैक्स लॉस, इट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस एंड इट इज कैरिड ऑन इन एन अबनॉर्मल मैनर। इसलिए ऐसी अरेंजमेंट को लॉ क्या बोलता है, इट्स नॉट परमिसिबल। हम ऐसी अरेंजमेंट को चलने नहीं देंगे, क्योंकि ऐसी अरेंजमेंट से तू टैक्स अवॉइडेंस कर रहा है। इसलिए तूने जो झोलझाल किया है ना, वो तेरा झोलझाल चलने ही नहीं देंगे। और तूने जो टैक्स बचाने का सोचा है ना, वो तेरा टैक्स बचेगा नहीं। मतलब तूने जितने टैक्स का लफड़ा किया है ना, उतना टैक्स तेरे को भरना पड़ेगा। सी एक्ट में क्या लिखा है मालूम है, कि एक बार ये ऐप टर्म का वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ना, तो हम तेरे अरेंजमेंट को इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट डिक्लेयर कर देंगे। एंड फिर तूने जो भी टैक्स का बेनिफिट उठाने का सोचा था ना, वो बेनिफिट तुझे नहीं मिलेगा। मतलब तेरी चीटिंग नहीं चलाएंगे हम। तूने जो भी टैक्स का चोरी किया ना, उतना टैक्स तेरे को भरना पड़ेगा। ओके, अब देखो, एक बार हमने ये चारों कंडीशंस तो पढ़ ली है, लेकिन वो जो चौथी कंडीशन है ना, वो चौथी कंडीशन को समझने के लिए अपने को 4 एग्जाम्पल्स डिस्कस करने पड़ेंगे। 4 एग्जाम्पल्स क्यों, क्योंकि वो चौथी कंडीशन में 4 अल्फाबेट्स है, ए एम सी ए, और ये चारों अल्फाबेट को समझने के लिए अपने को 4 एग्जाम्पल डिस्कस करने पड़ेंगे। ओके, तो ये देखो स्क्रीन पर अपना फर्स्ट एग्जाम्पल इज टू अंडरस्टैंड एन अरेंजमेंट विच इज नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस। ओके, तो ये देखो क्या लिखा है, एग्जाम्पल 1, नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस। ओके, तो मान लो फॉरेन में कंपनी है विच हैज एग्रीड टू सप्लाई मशीनरी एंड प्रोवाइड टेक्निकल सर्विसेज to a company in India, say X Limited, and for this transaction foreign company is charging rupees 30 crores। तो ये देखो स्क्रीन पर, ये एक फॉरेन कंपनी है जो X लिमिटेड की सप्लायर है, एंड इस फॉरेन कंपनी ने मशीनरी प्लस टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करने का एग्री किया है। किसको, X लिमिटेड को। और इस चीज के लिए फॉरेन कंपनी एक्स लिमिटेड से रुपीज 30 करोड़ चार्ज कर रही है। ओके, तो इस ट्रांजैक्शन में फॉरेन कंपनी को इंडिया से कितनी इनकम आ रही है, रुपीज 30 करोड़। नाउ टेल मी, इस इनकम पे फॉरेन कंपनी को इंडिया में कितना टैक्स आएगा। तो सी, इधर 2 इनकम है, एक सेल ऑफ मशीनरी एंड दूसरा प्रोविजन ऑफ टेक्निकल सर्विसेज। और उसमें भी जो सेल ऑफ मशीनरी है ना, इट्स लाइक सेल ऑफ गुड्स, क्योंकि वो सप्लायर के लिए मशीनरी इज लाइक गुड्स ओनली ना। ये तो हम लोग उसको मशीनरी एक एसेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन अपने सप्लायर के लिए तो मशीनरी भी एक तरह से गुड्स ही है। इसलिए उस फॉरेन कंपनी ने एक तरह से इंडिया में गुड्स बेचा है, और गुड्स बेच के अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया से कमाती है ना, तो उस पर नॉर्मल 40% टैक्स आता है। लेकिन उसमें भी कंडीशन क्या होता है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में गुड्स बेच के कमाती है ना, तो उसको टैक्स तब आएगा जब उसका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट हो। तो ऐसा मान लो ना कि उस फॉरेन कंपनी का इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, और उसको उस सेल ऑफ मशीन के लिए इंडिया में टैक्स आएगा, लेकिन एट व्हाट रेट, एट 40%, क्योंकि फॉरेन कंपनीज को तो 40% टैक्स आता है। लेकिन उसने जो टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड की है ना एक्स लिमिटेड को, उस इनकम पे सिर्फ 10% टैक्स आएगा, कंसेशनल 10% टैक्स अंडर सेक्शन 115A। याद है तुमको, मैंने सेक्शन 115A पढ़ाया था। उसमें मैंने बोला था कि कभी भी कोई फॉरेन कंपनी या नॉन रेसिडेंट इंडिया से रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस कमाती है, तो उस पर 10% टैक्स लगता है। तो इसलिए फॉरेन कंपनी ने जो टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड किए है ना, उसकी तरफ जो अमाउंट मिला है ना, तो उस पर सिर्फ 10% टैक्स आएगा। और ऐसा अज्यूम करो, अपने एग्जाम्पल में फॉरेन कंपनी ने मशीन के लिए 25 करोड़ चार्ज किया था और टेक्निकल सर्विस के लिए 5 करोड़ चार्ज किया था। तो 25 प्लस 5 करोड़ दैट कम्स टू 30 करोड़। मतलब टोटल 30 करोड़ ही है, लेकिन उसका मैं ब्रेकअप बता रहा हूं कि उस 30 करोड़ में 25 करोड़ मशीन के लिए चार्ज किया था उसने, और 5 करोड़ टेक्निकल सर्विसेज के लिए चार्ज किया था। अब देखो, इस ट्रांजैक्शन का
एक्चुअली बिल कैसा बनना चाहिए? बिल के अंदर मशीन का 25 करोड़ अमाउंट होना चाहिए और टेक्निकल सर्विस का 5 करोड़। लेकिन पता है एक्स लिमिटेड ने उस फॉरेन कंपनी का इंडिया में टैक्स बचाने के लिए बिल डिफरेंट स्टाइल में बनाया। ये देखो स्क्रीन पर मैं बता रहा हूँ बिल होना कैसा चाहिए था और कैसा बनाया। स्क्रीन पर देखो, स्क्रीन पे जो लेफ्ट हैंड साइड में बिल है ना, ऐसा बिल एक्चुअली होना चाहिए था, लेकिन इन लोग ने चीटिंग की है। इन लोग ने बिल डिफरेंट स्टाइल में बनाया। अब ऐसा इन लोग ने क्यों किया तुमको मैं वर्किंग करके बताता हूँ। ये देखो एक्चुअल बिल के हिसाब से उस फॉरेन कंपनी को इंडिया में कितना टैक्स आता तो कैलकुलेट करते। ये देखो 25 करोड़ मशीन के लिए चार्ज किया उसने, तो 25 करोड़ जो मशीन के लिए चार्ज किया है इट्स एन इनकम बाय वे ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो इस पे कितना टैक्स आएगा? 40%। तो इस पे मैं 40% निकालता हूँ। ये देखो स्क्रीन पर 25 करोड़ का 40% दैट कम्स टू 10 करोड़। ओके, एंड फिर टेक्निकल सर्विस का अमाउंट कितना है? 5 करोड़। और ये 5 करोड़ पे टैक्स कितना आएगा? 10% एज पर सेक्शन 115A। तो 10% के हिसाब से कितना आ गया? 0.5 करोड़। ओके, तो एक्चुअली इस फॉरेन कंपनी को टैक्स आना कितना चाहिए? 10.5 करोड़। लेकिन इन लोग ने बिल डिफरेंट स्टाइल में बनाया। देखा तुम लोग ने इन लोग ने सेटिंग वाला बिल कैसा बनाया? सेटिंग वाले बिल में इन लोग ने मशीन की तरफ अमाउंट कम कर दिया, क्योंकि इनको पता है ना कि फॉरेन कंपनी मशीन बेच के जो इंडिया में कमा रही है ना, उसके ऊपर उसको 40% टैक्स आएगा एंड 40% इज अ हायर रेट। इसलिए इन लोग ने अपना टैक्स बचाने के लिए मशीन की तरफ जो अमाउंट होता है ना उसको कम कर दिया। ये देखो स्क्रीन पर मशीन के लिए कितना चार्ज किया इन लोग ने? मशीन के लिए इन लोग ने 12 करोड़ ही दिखाया है और टेक्निकल सर्विस के लिए 18 करोड़ दिखा है, क्योंकि टेक्निकल सर्विस वाली इनकम पे तो सिर्फ 10% टैक्स ही आएगा ना, तो उसमें अगर अमाउंट बढ़ेगा तो चलेगा। एंड फिर बिल का टोटल अमाउंट सेम है, बिल का टोटल अमाउंट 30 करोड़ ही है। मतलब इन लोग इनकम पूरी दिखा रहे, लेकिन बिल का जो कॉम्पोजिशन है ना, उसका जो ब्रेकअप है ना, वो ऐसी स्टाइल में किया कि उनका टैक्स बचे। अब देखो इस पे टैक्स कितना आएगा। वो सेटिंग वाला बिल देखो, सेल ऑफ मशीन का इन लोग ने 12 करोड़ दिखाया है, तो उस पे 40% टैक्स कितना आएगा? 40% ऑफ 12 करोड़ दैट कम्स टू 4.8 करोड़। ओके, एंड फिर टेक्निकल सर्विस की तरफ इन लोग ने 18 करोड़ दिखा दिया और 18 करोड़ का 10% टैक्स कितना आएगा? 10% कम्स टू 1.8 करोड़। ओके, एंड फिर टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई? 6.6 करोड़। मतलब देखो क्या झोल किया इन लोग ने। एक्चुअल बिल के हिसाब से उनका 10.5 CR जितना टैक्स आ रहा था, लेकिन इन लोग ने ऐसी सेटिंग की, बिल को इस तरह से बनाया कि उनका टैक्स अभी सिर्फ 6.6 करोड़ आएगा। मतलब ये देखो कितने से टैक्स बच रहा है उन लोग का। जहां 10.5 करोड़ आने वाला था उसके बदले अभी 6.6 करोड़ आएगा। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस कम्स टू ₹3.9 करोड़। मतलब इन लोग ने 3.9 करोड़ का घपला किया है। दिस इज द अमाउंट ऑफ चीटिंग। ये देखो क्या लिख रहा हूं मैं इधर, चीटिंग। नाउ टेल मी, ऐसी चीटिंग के लिए क्या इनकम टैक्स वाले गार इन्वोक कर सकते? तो सी वेदर गार कैन बी इन्वोक्ड और इट कैन नॉट बी इन्वोक्ड, उसके लिए अपने को कंडीशंस चेक करना पड़ता है। कौन सा कंडीशंस? ऐप टमका वाला। ये देखो स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूं ऐप टमका। अब एक एक करके सारी कंडीशंस चेक करो। पहली कंडीशन क्या है? देयर मस्ट बी एन अरेंजमेंट ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2017। तो टेल मी, अपने एग्जाम्पल में कुछ अरेंजमेंट जैसा दिख रहा है? तो था। अपने एग्जाम्पल में एक्स लिमिटेड ने उस फॉरेन कंपनी के लिए बिल जैसा होना चाहिए था वैसा न बना के कोई डिफरेंट स्टाइल में बिल बनाया, तो ये एक तरह की अरेंजमेंट ही तो है। इन लोग ने बिल का कॉम्पोजिशन ही चेंज कर दिया, तो ये एक तरह का अरेंजमेंट है। और ऐसा अज्यूम करो कि ये ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल 2017 के बाद हुआ है। दैट मीन्स पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दैट देयर इज एन अरेंजमेंट
entered on or after 1st April 2017 एंड अरेंजमेंट के नाम पे इन लोग ने बिल जो डिफरेंट स्टाइल में बनाया ना वो एक अरेंजमेंट हो गई। तो ये देखो स्क्रीन पर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, देखो मैंने टिक कर दिया है। ऐप टमका का ए पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। फिर दूसरी कंडीशन क्या थी, ऐप टमका में पी क्या है, पर्पस ऑफ सच अरेंजमेंट इज टू ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट। तो टेल मी अपने एग्जाम्पल में बिल जैसा होना चाहिए था उसके बदले कोई डिफरेंट स्टाइल में बिल बनाया, तो इसमें इनका पर्पस क्या था, पर्पस यही था ना कि उनका टैक्स बचे। तो देखो इससे सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो मैं सेकेंड कंडीशन को भी टिक कर रहा हूँ, स्क्रीन पर देखो इसको मैंने टिक कर दिया है क्योंकि इस एग्जाम्पल में बिल को डिफरेंट स्टाइल में बनाने का पर्पस वॉज टू ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट। एंड फिर थर्ड कंडीशन चेक करो, ऐप टमका में थर्ड कंडीशन क्या है, टी फॉर टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन्ड बाय सच अरेंजमेंट शुड बी मोर देन ₹3 करोड़। तो टेल मी अपने एग्जाम्पल में बिल को डिफरेंट स्टाइल में बना के कितने से टैक्स बचा। तो ये देखो स्क्रीन पर मैंने क्या बताया था, ₹3.9 करोड़ का इन लोग ने चीटिंग किया है। दैट मीन्स इस अरेंजमेंट से मतलब डिफरेंट स्टाइल में बिल बना के असेसी को 3 करोड़ से बड़ी अमाउंट का टैक्स बेनिफिट हो रहा है। तो अपना थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। ये देखो स्क्रीन पर मैं ऐप टमका के टी को टिक मार्क कर रहा हूँ, ये देखा टिक। एंड फिर ऐप टमका में नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन इज द अरेंजमेंट इज नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। इधर इन लोग ने जो बिल बनाया ना इट इज नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस, मतलब मशीन का जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है ना 25 करोड़ वो थोड़ी उन लोग ने दिखा है। उन लोग ने तो बिल में मशीन का सिर्फ 12 करोड़ दिखा है। दैट मीन्स द अरेंजमेंट इज नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस। तो इससे अपनी चौथी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। ये देखो स्क्रीन पर मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, ये टिक हो गया चौथा कंडीशन। एंड फिर MCA को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने क्या बोला, ऐप टमका में जो AMCA है ना इसमें से कोई एक ही चीज सेटिस्फाई करनी है। तो अपने एग्जाम्पल में AMCA में से A सेटिस्फाई हो गया तो दैट सफिशिएंट टू इन्वोक गार। तो ऐसे केस में गार इन्वोक हो सकता है और गार इन्वोक हुआ ना मतलब क्या होगा मालूम है, असेसिंग ऑफिसर उसको बोलेगा कि भाई तुम लोग ने जैसे बिल बनाना था ना बना लिया, लेकिन तुम्हारे बिल पे हम ट्रस्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारे बिल में टेंटेड एलिमेंट है, उसमें झोलझाल है, इसलिए तुम्हारे बिल को हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तुमको जैसा बिल बनाना है बनाओ, लेकिन हम लोग उस फॉरेन कंपनी की इनकम आर्म्स लेंथ प्राइस से कंप्यूट करेंगे और तुमने जो 6.6 करोड़ का टैक्स भरने का सोचा था ना वो नहीं चलेगा। ये देखो स्क्रीन पर इसको मैं चौकड़ी मार रहा हूँ, ये चीज इनकम टैक्स वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड फिर इनकम टैक्स वाले इसके हिसाब से टैक्स कंप्यूट करेंगे, मतलब बिल जैसा होना चाहिए था ना वो हिसाब से इन लोग टैक्स कंप्यूट करके उस फॉरेन कंपनी को टैक्स मारेंगे। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ गार। लेकिन ये सब चीजें स्क्रूटिनी में ही पता चलती है, जब तक स्क्रूटिनी नहीं आती ना तब तक प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार अगर स्क्रूटिनी आई ना और उसमें असेसिंग ऑफिसर को पता चला कि इन लोग ने बिल डिफरेंट स्टाइल में बनाया, मतलब इन लोग ने जो अरेंजमेंट की है इट इज नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस, मतलब मशीन का जो अमाउंट दिखा है इट्स नॉट एट मार्केट प्राइस, तो ऐसे में असेसिंग ऑफिसर गार इन्वोक कर सकता है और गार इन्वोक करने की सारी कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो रही है। और एक बार असेसिंग ऑफिसर ने गार इन्वोक किया ना तो उन लोग की अरेंजमेंट को डिसरिगार्ड करेंगे, मतलब उन लोग ने जो सेटिंग वाला बिल बनाया था ना उसको डिसरिगार्ड करके बिल जैसा होना चाहिए था ना वो हिसाब से टैक्स कंप्यूट होगा। ओके, नाउ टेल मी, अगर अपने एग्जाम्पल में एक्स लिमिटेड और वो फॉरेन कंपनी दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइज होते तो ये देखो स्क्रीन पर अपने एग्जाम्पल में ये जो एक्स लिमिटेड दिख रहा है ये एक्स लिमिटेड और वो फॉरेन कंपनी दोनों अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइज होते तो मतलब अगर दोनों के बीच में सब लग गम्फो जैसा रिश्ता होता तो फिर ऐसे में तो ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन को इन्वोक कर सकते। तो फिर ऐसे में क्या बोलना चाहिए पता है, ऐसे में गार की जरूरत नहीं है बिकॉज देयर इज सार। सार मतलब स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स, मीन्स अगर एक्स लिमिटेड और फॉरेन कंपनी
इनके बीच में कोई एसोसिएशन होता ना, अगर ये लोग दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइज है ना, तो अपना ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन के हिसाब से इन लोग की ये चोरी चल ही नहीं पाएगी, क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग में भी तो रूल है ना कि इफ द ट्रांजेक्शन इज नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस, योर ट्रांजेक्शन प्राइस विल नॉट बी ट्रस्टेड, एंड इनकम टैक्स वाले दे विल कंप्यूट योर इनकम एज पर आर्म्स लेंथ प्राइस। मतलब अगर एक्स लिमिटेड और फॉरेन कंपनी के बीच में एसोसिएटेड एंटरप्राइज जैसा रिश्ता होता ना, तो फिर गार इन्वोक करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर सार होता है ना तो सार को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। सार मतलब स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल, तो उसको तो स्पेसिफिकली ट्रांसफर प्राइसिंग लॉ के अंदर कवर करके उनकी चीटिंग को नहीं चलने देंगे। बट मेरे एग्जाम्पल में मैंने क्या अज्यूम किया था कि वो एक्स लिमिटेड और फॉरेन कंपनी, इनके बीच में कोई एसोसिएटेड एंटरप्राइज वाला रिश्ता नहीं है, मतलब इट वाज नॉट पॉसिबल टू इन्वोक सार, इसलिए तो गार की नौबत आती है। मैंने बताया था ना, अगर सार है तो सार है, लेकिन अगर सार नहीं है तो गार है। इसलिए हमेशा है ना, कोई भी झोलझाल वाला स्ट्रैटेजी होता है ना, तो उसमें पहले चेक करना चाहिए कि ऐसी स्ट्रैटेजी को एड्रेस करने के लिए इनकम टैक्स लॉ में ऑलरेडी कोई सेक्शन है कि नहीं, और अगर ऑलरेडी कोई सेक्शन है ना वैसी चीटिंग को एड्रेस करने के लिए, तो उस सेक्शन के हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन अगर उस चीटिंग को एड्रेस करने के लिए इनकम टैक्स लॉ में कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है, तब अपने को गार इन्वोक करना पड़ता है। लेकिन गार इन्वोक करने के पहले भी अपने को एप टमका वाला कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है, और मैंने तुमको इस एग्जांपल में एप टमका वाली कंडीशन सेटिस्फाई करके बताया। एंड सिंस एप टमका वाली सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब वो चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इट इज पॉसिबल टू इन्वोक गार इन माई एग्जाम्पल। ओके, तो ये था अपना फर्स्ट एग्जाम्पल, और ये फर्स्ट एग्जाम्पल वॉज टू एक्सप्लेन नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस। ये देखो स्क्रीन पर मैं क्या हाईलाइट कर रहा हूँ, ये चीज सीखने के लिए मैंने एग्जाम्पल 1 लिया था। ओके, अब इस तरह से और 3 एग्जाम्पल्स अपने को पढ़ने पड़ेंगे टू अंडरस्टैंड एप टमका का एम, सी और ए। ओके, फिर देखो अपना सेकेंड एग्जाम्पल इज टू अंडरस्टैंड मिसयूज ऑफ टैक्स प्रोविजन। ये देखो क्या लिखा है, एग्जाम्पल 2 मिसयूज ऑफ टैक्स प्रोविजन। ओके, अब मान लो इंडिया और मॉरिशस के बीच में एक डट्टा है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, एंड एज पर डट्टा बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस, अगर कोई मॉरिशस का रेसिडेंट इंडिया से कैपिटल गेन्स कमाता है तो उस पे इंडिया वाले टैक्स नहीं मारेंगे, एंड ओनली मॉरिशस विल टैक्स सच कैपिटल गेन्स। ऐसा इन लोग ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में अग्री किया हुआ है। याद है मैंने तुमको डबल टैक्सेशन के टॉपिक में पढ़ाया था कि अंडर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट देयर आर 2 मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग रिलीफ। एक होता है एग्जेम्पशन मेथड और दूसरा होता है टैक्स क्रेडिट मेथड। तो ऐसा अज्यूम करो कि इंडिया मॉरिशस के बीच में कैपिटल गेन्स वाली इनकम के लिए देयर इज एग्जेम्पशन मेथड, और एग्जेम्पशन मेथड में क्या होता है, वन ऑफ द कंट्रीज विल exempt such income and the other country shall tax such income। और इंडिया मॉरिशस के बीच में जो डट्टा है ना, उसमें पता है क्या लिखा है कि अगर कोई मॉरिशस का रेसिडेंट इंडिया से कैपिटल गेन्स कमाता है तो उसमें इंडिया वाले टैक्स नहीं मारेंगे, एंड ओनली मॉरिशस गवर्नमेंट हैज राइट टू टैक्स सच कैपिटल गेन्स। ओके, एंड सी बात इंडिया मॉरिशस के डट्टा की नहीं है, देर आर मेनी डट्टास, उसमें कैपिटल गेन्स वाली इनकम के लिए एक स्टैंडर्ड रूल होता है कि कैपिटल गेन्स पे सोर्स कंट्री टैक्स नहीं मारेगी एंड कंट्री ऑफ रेसिडेंस विल टैक्स कैपिटल गेन्स। तो ऐसा ही कुछ इंडिया मॉरिशस डट्टा में भी है। तो ये देखो स्क्रीन पर, ये एक मॉरिशस का रेसिडेंट है, इसको इंडिया से कैपिटल गेन्स वाली इनकम मिल रही है। ओके, तो उसके लिए इंडिया कंट्री ऑफ सोर्स हो गया। ओके, और मैंने क्या बोला, वर्ल्ड वाइड जितने भी डट्टास है ना, मोस्ट ऑफ द डट्टास में ऐसा ही होता है कि कैपिटल गेन्स सोर्स कंट्री में एग्जेम्प्ट हो जाता है और रेसिडेंट कंट्री में टैक्सेबल होता है। तो सी अपने एग्जाम्पल में मॉरिशस का रेसिडेंट अगर इंडिया से कैपिटल गेन्स कमाता है तो इंडिया उसके लिए सोर्स कंट्री हो गया, एंड एज पर डट्टा बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस कैपिटल गेन्स विल बी एग्जेम्प्ट इन द सोर्स कंट्री, मतलब इंडिया में कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा।
तो ये देखो स्क्रीन पर क्या लिख रहा हूँ, एग्जेम्प्ट, मतलब इंडिया वाले इस कैपिटल गेन्स पे टैक्स नहीं मारेंगे। एंड हु विल टैक्स सच कैपिटल गेन्स? मॉरिशियस। मॉरिशियस विल टैक्स। बट तुम लोग को पता है मॉरिशियस में कैपिटल गेन्स नाम का कोई टैक्स ही नहीं है। जैसे अपने इंडिया में 5 हेड्स ऑफ इनकम में कैपिटल गेन्स का एक अलग हेड है, उस पर अलग से टैक्स आता है, वैसे मॉरिशियस में कैपिटल गेन्स जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। और जब मॉरिशियस में कैपिटल गेन्स जैसा कोई हेड ही नहीं है तो कैपिटल गेन्स के नाम का उधर टैक्स ही नहीं आता है। तो ये देखो स्क्रीन पर मैं क्या लिख रहा हूँ, मॉरिशियस में कैपिटल गेन्स जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो उधर मैंने क्या लिखा है, देखो चौकड़ी मारा है, क्रॉस मार्क किया है, मतलब उधर कैपिटल गेन्स जैसा कोई टैक्स ही नहीं आएगा। तो इससे क्या होगा मालूम है, अगर कोई मॉरिशियस का रेसिडेंट इंडिया से कैपिटल गेन्स कमाता है तो वो दोनों कंट्री में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कैसे? इंडिया में एज पर डट्टा वो कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि इंडिया मॉरिशस के डट्टा में देर इज एग्जेम्पशन मेथड फॉर कैपिटल गेन्स, मीन्स कैपिटल गेन्स विल बी एग्जेम्प्ट इन द सोर्स कंट्री। और मॉरिशस में जो रेसिडेंट है ना, उसके लिए इंडिया से कैपिटल गेन्स आना मतलब इंडिया उसके लिए सोर्स कंट्री है, तो इंडिया में वो कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा एज पर डट्टा, और मॉरिशस में भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि मॉरिशस में कैपिटल गेन्स जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। इसलिए मॉरिशस का कोई रेसिडेंट अगर इंडिया से कैपिटल गेन्स जैसी इनकम कमाता है ना, तो वो दोनों कंट्री में एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो ये एक फायदा है, इसको बोलते हैं ट्रीटी बेनिफिट। और ट्रीटी बेनिफिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्रीटी मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, एंड बिकॉज ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस, वो कैपिटल गेन्स वाली इनकम दोनों कंट्री में एग्जेम्प्ट हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रीटी बेनिफिट। अब देखो इंडिया मॉरिशस ट्रीटी में ये जो बेनिफिट है ना, इस बेनिफिट का फायदा उठाने के लिए यूएस वाले लोग चीटिंग करते हैं। क्या चीटिंग करते हैं मालूम है? यूएस में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, मॉरिशस में अपना एक शेल कंपनी बनाते हैं। शेल कंपनी मतलब एक खोखला कंपनी जिसके अंदर कोई एक्टिविटीज नहीं है, खाली एक नाम की कंपनी बना दी, ताकि उससे यूएस में जो इन्वेस्टर्स बैठे हैं ना, उनकी इस कंपनी को मॉरिशस का रेसिडेंट माना जाए। क्योंकि किसी भी कंट्री में हम कंपनी फॉर्म करते हैं ना, तो वो कंपनी उस कंट्री का रेसिडेंट बन जाता है। तो सिंस यूएस वाले इन्वेस्टर्स को मॉरिशस का रेसिडेंट बनना है, तो वो लोग क्या करते, वहाँ पे एक शेल कंपनी बनाते, एंड एक बार वो शेल कंपनी मॉरिशस में इनकॉर्पोरेट हुई है ना, तो वो कंपनी को मॉरिशस का रेसिडेंट ट्रीट करेंगे। तो इससे पता है क्या फ़ायदा होगा? अब यूएस वालों को इंडिया में जितना भी इन्वेस्ट करके कैपिटल गेन्स कमाना है ना, वो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कैसे रूट करेंगे? पहले अपना सारा पैसा इन लोग मॉरिशस वाली वो कंपनी में लगा देंगे, एंड फिर मॉरिशस वाली जो कंपनी है ना, वो जो शेल कंपनी, वो कंपनी भारत के शेयर मार्केट में, भारत की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करेगी, एंड फिर बाद में फ्यूचर में जब इन प्रॉपर्टीज़, इन इन्वेस्टमेंट्स को बेच के इंडिया में कैपिटल गेन्स होगा, तो वो कैपिटल गेन्स इंडिया में तो एग्जेम्प्ट है एज पर ट्रीटी बिटवीन इंडिया मॉरिशस, और मॉरिशस में भी टैक्स नहीं आएगा क्योंकि मॉरिशस में कैपिटल गेन्स है ही नहीं। दैट मीन्स जो बेनिफिट मॉरिशस के सच्चे रेसिडेंट के लिए बना था ना, उस बेनिफिट का फायदा कौन चुरा रहा है? यूएस वाले लोग। ऐसी चोरी को बोलते हैं ट्रीटी शॉपिंग। ट्रीटी शॉपिंग मतलब दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रीटी है, दो कंट्रीज के बीच में जो डट्टा है, उसके कारण अगर कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो उस बेनिफिट का फायदा उठाने के लिए कोई तीसरी कंट्री का बंदा इन दो कंट्री में घुस के अपने आप को रेसिडेंट बना के इन दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रीटी का बेनिफिट है उसका फायदा उठाता है। इसको बोलते हैं ट्रीटी शॉपिंग। तो इधर ऐसा ही तो हुआ, इंडिया मॉरिशस के बीच में कैपिटल गेन्स वाली इनकम के लिए जो ट्रीटी बेनिफिट था, वो ट्रीटी बेनिफिट वाज एक्चुअली मेंट फॉर मॉरिशस के रेसिडेंट्स, लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए यूएस वाले इन्वेस्टर्स लोग ने अपना शेल कंपनी मॉरिशस में बना दिया ताकि वो लोग मॉरिशस के रेसिडेंट बन जाए, एंड फिर वो कैपिटल गेन्स वाली इनकम उनकी एग्जेम्प्ट हो जाए। तो ये भी एक टाइप की चीटिंग है जिसमें हम डट्टा के प्रोविजंस का मिसयूज कर रहे हैं। इधर डट्टा के कौन से प्रोविजंस का मिसयूज किया? वो वाले प्रोविजंस का विच सेज कि कैपिटल गेन्स विल बी एग्जेम्प्ट इन सोर्स कंट्री,
और अपने एग्जाम्पल में तो रेसिडेंट कंट्री में भी कैपिटल गेन्स नहीं आएगा, क्योंकि रेसिडेंट कंट्री मतलब मॉरिशस, और मॉरिशस में तो कैपिटल गेन्स है ही नहीं। तो दोनों कंट्री में ये कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट हो गया ना। और ये एग्जेम्प्ट क्यों हुआ? बिकॉज डट्टा में ऐसा लिखा है कि सोर्स कंट्री वाले कैपिटल गेन्स पे टैक्स नहीं मारेंगे। तो ये डट्टा के प्रोविजंस का मिसयूज हो रहा है। तो ये भी एक टैक्स अवॉइडेंस की स्ट्रैटेजी है, और ऐसे में भी गार इन्वोक कर सकते। चाहिए तो ऐप टमका वाली कंडीशंस चेक कर लो। ये देखो स्क्रीन पर, अपने ऐप टमका में ए क्या था? देयर मस्ट बी एन अरेंजमेंट। तो इधर यूएस वाले जब मॉरिशस में एक शेल कंपनी बनाते तो वो एक तरह की अरेंजमेंट हो गई। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये देखो मैं ए को हाईलाइट कर रहा हूँ, ए। तो ऐप टमका का ए सेटिस्फाई हो गया। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या थी? पर्पस ऑफ सच अरेंजमेंट इज टू ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट। तो ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि यूएस के जो इन्वेस्टर्स है वो लोग मॉरिशस में शेल कंपनी बनाते। तो उनका पर्पस क्या है? ताकि वो लोग मॉरिशस के रेसिडेंट बन जाए, एंड फिर इंडिया मॉरिशस ट्रीटी में जो टैक्स बेनिफिट है वो टैक्स बेनिफिट उठा पाए। इसलिए द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग अ शेल कंपनी इज टू ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट। तो ये पी वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। ये देखो इसको भी हाईलाइट कर रहा हूं, पी। एंड फिर थर्ड कंडीशन क्या थी? टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सच अरेंजमेंट शुड बी मोर देन ₹3 करोड़। तो ऐसा अज्यूम कर लो कि यूएस के जो इन्वेस्टर्स है वो लोग मॉरिशस में जो शेल कंपनी बना के बैठे, उन लोग ने इंडिया में जो कैपिटल गेन्स जनरेट किया उस पे जो टैक्स आने वाला था इट वाज मोर देन 3 करोड़। तो मतलब मोर देन 3 करोड़ का इन लोग ने लफड़ा किया है। तो ये थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। ये देखो टी को भी हाईलाइट कर रहा हूं। एंड फिर चौथी कंडीशन क्या थी? AMCA में से कुछ एक चीज होनी चाहिए। तो इसमें AMCA में ए क्या था? नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस। तो इधर नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन AMCA में एम क्या था? मिसयूज ऑफ टैक्स प्रोविजन। तो इधर यूएस वाले इन्वेस्टर्स लोग ने मॉरिशस में शेल कंपनी बना के इंडिया मॉरिशस की ट्रीटी का मिसयूज किया है, इसलिए देयर इज मिसयूज ऑफ टैक्स प्रोविजन। सी एक्चुअली डट्टा भी एक तरह का लॉ है, और डट्टा के किसी प्रोविजंस का मिसयूज करता है ना कोई, तो इट अमाउंट्स टू मिसयूज ऑफ टैक्स लॉज। तो अपनी ये चौथी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। ये देखो मैं एम को हाईलाइट कर रहा हूं, एम। एंड सिंस अपने एग्जाम्पल में चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ऐसे में इनकम टैक्स वाले गार इन्वोक कर सकते। लेकिन एक बात बताऊं, 2017 में इंडिया मॉरिशस की ट्रीटी में देयर वाज एन अमेंडमेंट, एंड एज पर द अमेंडमेंट अगर कोई मॉरिशस का रेसिडेंट इंडिया में कैपिटल गेन्स कमाता है तो इंडियन गवर्नमेंट वो कैपिटल गेन्स को एग्जेम्प्ट तो करेगी, लेकिन प्रोवाइडेड वो कैपिटल गेन्स कमाने वाला बंदा शुड बी जेन्यून रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस। मतलब वो कोई शेल कंपनी नहीं होना चाहिए। द पर्सन हु इज जनरेटिंग कैपिटल गेन्स इन इंडिया शुड बी अ जेन्यून रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस। दैट मीन्स अगर किसी ने शेल कंपनी बनाई ना मॉरिशस में, एंड फिर वो शेल कंपनी इंडिया से कैपिटल गेन्स जनरेट करेगी ना, तो वो कैपिटल गेन्स को इंडिया वाले एग्जाम नहीं करेंगे। ऐसा इंडिया मॉरिशस की ट्रीटी में अमेंडमेंट आ गया था। एंड फिर इस ट्रीटी में ये भी लिख दिया कि एक शेल कंपनी का मतलब है जिसका कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है, मतलब जिसका पूरे साल का ऑपरेटिंग एक्सपेंस डज नॉट एक्सीड 15 लाख मॉरिशियन रुपीज, तो उसको बोलेंगे इट्स अ शेल कंपनी। एंड फिर अगर कोई शेल कंपनी इंडिया में कैपिटल गेन्स जनरेट करती है ना, तो इवन दो वो शेल कंपनी मॉरिशस की रेसिडेंट है, लेकिन सिंस उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस पूरे साल में 15 लाख मॉरिशियन रुपीज से भी ज्यादा नहीं हो रहा है ना, तो उसको इन लोग एक खोखला कंपनी बोलते हैं। और ऐसी खोखली शेल कंपनी को इंडिया वाले कैपिटल गेन्स से माफ नहीं करेंगे, मतलब इंडिया वाले उस कैपिटल गेन्स पे टैक्स मारेंगे। मतलब ये जो लूपहोल था ना इंडिया मॉरिशस की ट्रीटी में, जिसका गैर फायदा यूएस के इन्वेस्टर्स लोग उठाते थे, इस लूपहोल को इन लोग ने प्लग कर दिया बाय अमेंडिंग इंडिया मॉरिशस ट्रीटी। और ऐसे अमेंडमेंट को बोलते हैं कि इंडिया मॉरिशस की ट्रीटी में लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट क्लॉज डाल दिया, इसको बोलते हैं एलओबी क्लॉज। ये देखो स्क्रीन पर क्या लिखा है, एलओबी क्लॉज। एलओबी क्लॉज का मतलब होता है
लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट क्लॉज मतलब इंडिया मॉरिशस ट्रीटी में जो बेनिफिट है ना, इट इज लिमिटेड टू अ जेन्यून रेसिडेंट मतलब अ रेसिडेंट हु इज नॉट अ खोखला शेल कंपनी। कोई सच्चा जेन्यून रेसिडेंट होगा ना मॉरिशस का, उसी को ये बेनिफिट मिलेगा। मतलब बेनिफिट इज लिमिटेड टू अ जेन्यून रेसिडेंट, इसको बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट क्लॉज। फील दी वर्ड्स लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट। इधर कौन से बेनिफिट की बात कर रहे हैं? वो कैपिटल गेन्स जो मॉरिशस में भी टैक्सेबल नहीं हो रहा है और इंडिया वाले भी एग्जाम कर रहे हैं एज पर डाटा, ये बेनिफिट की बात हो रही है। और लिमिटेशन का मतलब कि ये बेनिफिट इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू अ जेन्यून रेसिडेंट, इट इज नॉट फॉर अ शेल कंपनी, इट इज नॉट फॉर अ खोखला कंपनी। ओके, एंड सिंस इंडिया मॉरिशस ट्रीटी में ये लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट क्लॉज इनकॉर्पोरेट कर दिया है, तो इस कारण से यूएस के जो इन्वेस्टर्स है वो लोग मॉरिशस में शेल कंपनी बना के ये ट्रीटी का फायदा नहीं उठा पाएंगे। मतलब दे कैन नॉट मिसयूज द इंडिया मॉरिशस ट्रीटी। एंड सिंस ऐसी चीटिंग के लिए इंडिया मॉरिशस ट्रीटी में एक स्पेसिफिक एलओबी क्लॉज ही डाल दिया है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? देयर इज स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। मतलब ऐसे केस में तो सार एप्लीकेबल हो जाता है। सार मतलब स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। तो ये यूएस के इन्वेस्टर्स लोग जो इंडिया मॉरिशस की ट्रीटी का फायदा उठाते हैं, तो उसको पकड़ने के लिए तो स्पेसिफिकली एक एलओबी क्लॉज डाल दिया है। तो इसको क्या बोलते हैं? इट इज स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। मतलब मैंने जो एग्जाम्पल लेके तुमको सिखाया था ना, उस एग्जाम्पल में मैंने तुमको चीटिंग कैसे होती वो तो बता दिया, लेकिन इस चीटिंग के लिए गार इन्वोक नहीं हो सकता है। क्योंकि मैंने क्या बोला? अगर सार है तो सार है, लेकिन अगर सार नहीं है तो गार है। एंड आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ इंडिया मॉरिशस ट्रीटी देयर इज नो नीड टू इन्वोक गार इन सच केस। क्योंकि गार तो हम कब इन्वोक करते? जब उस चीटिंग को कंट्रोल करने के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला? 2017 में इंडिया मॉरिशस की ट्रीटी को अमेंड ही कर दिया, उसके अंदर स्पेसिफिकली एलओबी क्लॉज ही डाल दिया। तो जब स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल आ गया ना, तो गार इन्वोक करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी इस एग्जाम्पल के थ्रू एटलीस्ट ये तो समझो कि टैक्स लॉस का मिसयूज कैसे होता है, और डट्टा भी एक टैक्स लॉ है और उसका इधर मिसयूज कैसे होता है वो मैंने तुमको सिखाया। बेसिकली अपने को क्या पढ़ना था? हाउ देयर कैन बी मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ टैक्स लॉस, मिसयूज ऑफ डट्टा, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ट्रीटी शॉपिंग। ओके, तो ये अपना सेकेंड एग्जाम्पल था। फिर देखो अपना थर्ड एग्जाम्पल इज टू अंडरस्टैंड एप टमका का सी फॉर लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। ओके, तो ये देखो स्क्रीन पर एग्जाम्पल 3 लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। तो ये अपना तीसरा चीटिंग वाला एग्जाम्पल है। ओके, तो मान लो इंडिया में कंपनी है एक्स लिमिटेड। ये देखो स्क्रीन पर एक्स लिमिटेड इज अ कंपनी इन इंडिया। अब इस कंपनी को वाई लिमिटेड को लोन देना है। ये देखो स्क्रीन पर वाई लिमिटेड, एक्स लिमिटेड इज प्लानिंग टू गिव लोन टू वाई लिमिटेड। ओके, एंड ऑन दिस लोन एक्स लिमिटेड को अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलने वाला है। ये देखो स्क्रीन पर इंटरेस्ट इनकम मिलने वाली है एक्स लिमिटेड को। लेकिन एक्स लिमिटेड का ऐसा है ना कि उसको इंटरेस्ट इनकम कमानी तो है, बट उसके ऊपर टैक्स नहीं भरना है। एंड एक्स लिमिटेड बीइंग एन इंडियन कंपनी, उसको इंडिया में इंटरेस्ट इनकम पे 30% टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन उसको इतना टैक्स भरना नहीं है, इसलिए उसने टैक्स बचाने के लिए एक अरेंजमेंट किया है, एक सेटिंग किया है। पता है उसने क्या सेटिंग की? उसने फॉरेन में जेड लिमिटेड नाम का एक कंपनी फॉर्म किया। किसने? एक्स लिमिटेड ने। और वो भी ऐसी फॉरेन कंट्री में जहां पर टैक्स 0% है। ये देखो स्क्रीन पर क्या लिखा है? 0% टैक्स। इंडिया में तो 30% टैक्स है ना, लेकिन उसने ऐसी फॉरेन कंट्री में जेड लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट किया जहां पर टैक्स 0% है। ओके, एंड फिर एक्स लिमिटेड वाई को डायरेक्टली लोन नहीं देगी। ये देखो स्क्रीन पर मैं क्या कर रहा हूं? इंस्टेड ऑफ गिविंग लोन डायरेक्टली टू वाई लिमिटेड, एक्स लिमिटेड ने वो लोन वाला पैसा जेड लिमिटेड को दे दिया एज इक्विटी सब्सक्रिप्शन।
बिकॉज जेड लिमिटेड को फॉर्म करने वाला एक्स लिमिटेड ही है, तो एक्स लिमिटेड को अपनी कंपनी में पैसा तो लगाना पड़ेगा बाय वे ऑफ इक्विटी सब्सक्रिप्शन। तो इसलिए एक्स लिमिटेड ने जो भी लोन वाई को देना था ना, उतना पैसा उसने जेड लिमिटेड में इक्विटी के फॉर्म में इन्वेस्ट कर दिया, एंड फिर जेड लिमिटेड वही पैसा वाई लिमिटेड को देगी लोन के फॉर्म में। ये देखो स्क्रीन पर, Z Limited will give the same money to Y Limited in the form of loan। मतलब Y Limited को जो लोन चाहिए था वो लोन उसको मिल गया, लेकिन कैसे? डायरेक्टली X Limited से नहीं मिला। पहले X ने Z को पैसा दिया इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, एंड फिर वही पैसा Z ने Y Limited को दे दिया इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो इसको बोलते हैं राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स। क्या बोलते हैं? राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स। मींस वाई लिमिटेड के पास पैसा डायरेक्टली आया कि राउंड ट्रिप मार के आया? राउंड ट्रिप मार के आया। एक्स ने जेड को दिया, फिर जेड ने वाई को दिया, इसलिए जब पैसा घूम फिर के आता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स। अब पता है एक्स लिमिटेड को ऐसा अरेंजमेंट करके, ऐसा राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स करके क्या फायदा हुआ? तो ये देखो, फायदा ये हुआ है कि अब वाई लिमिटेड इंटरेस्ट देगा जेड लिमिटेड को, और जेड लिमिटेड को उस इंटरेस्ट इनकम पे तो टैक्स ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जेड लिमिटेड ऐसे देश में इनकॉर्पोरेटेड है जहां पर टैक्स 0% है। तो जेड लिमिटेड को वाई से जो इंटरेस्ट आएगा ना लोन पे, उसके ऊपर उसको टैक्स ही नहीं आएगा, क्योंकि उसकी कंट्री में टैक्स 0% है। बट देन अगला सवाल ये उठेगा कि जेड लिमिटेड को इंडिया से इनकम आ रही है ना, वाई लिमिटेड इंडिया में है ना, तो इंडिया वाले तो टैक्स मार सकते हैं। लेकिन इधर ऐसा अज्यूम करो कि इंडिया और इस फॉरेन कंट्री के बीच में एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, एंड एज पर डट्टा बिटवीन इंडिया एंड दिस फॉरेन कंट्री, इंटरेस्ट इनकम विल बी एग्जेम्प्टेड इन इंडिया। क्या बोला? एज पर डट्टा बिटवीन इंडिया एंड दिस फॉरेन कंट्री, इंटरेस्ट इनकम पे इंडिया वाले टैक्स नहीं मारेंगे। मैंने बोला था ना, कई बार डट्टा में ऐसा अंडरस्टैंडिंग होता है कि किसी इनकम पे एक कंट्री टैक्स मारेगी तो दूसरा कंट्री एग्जाम करेगी। तो ऐसा अज्यूम कर लो कि इंडिया और इस फॉरेन कंट्री में डट्टा कुछ ऐसा है कि इंटरेस्ट इनकम पे इंडिया वाले टैक्स नहीं मारेंगे एंड फॉरेन कंट्री टैक्स मारेगी, लेकिन इस फॉरेन कंट्री में तो टैक्स 0% है। तो 0% टैक्स मतलब एक तरह से टैक्स आया ही नहीं। इसलिए जेड लिमिटेड को वाई से जो इंटरेस्ट इनकम मिलेगी ना, उसके ऊपर टैक्स ही नहीं आएगा, ना तो इंडिया में ना फॉरेन में। तो इंटरेस्ट इनकम टोटली टैक्स से बच गया, एंड फिर ये इंटरेस्ट इनकम का पैसा जेड लिमिटेड के पास पड़ा है। अब ये जेड लिमिटेड इंटरेस्ट इनकम का पैसा एक्स के पास कैसे पहुंचाएगी? डिविडेंड देके, क्योंकि एक्स लिमिटेड ने जेड में इक्विटी के फॉर्म में इन्वेस्ट किया है, एंड कभी भी हम इक्विटी के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो अपने को डिविडेंड मिलेगा। मतलब जेड लिमिटेड वही इंटरेस्ट इनकम का पैसा एक्स लिमिटेड को देगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, एंड फिर वो डिविडेंड इनकम पे एक्स लिमिटेड को इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि एक्स लिमिटेड के लिए डिविडेंड इनकम इज फ्रॉम फॉरेन कंपनी, एंड कभी भी फॉरेन कंपनी से डिविडेंड आता है ना, तो उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन पता है एक्स लिमिटेड को जेड से जो डिविडेंड आएगा ना, उसके ऊपर सिर्फ 15% टैक्स लगेगा, एज पर सेक्शन 115 BBD। तुम लोग को पता है डीम डिविडेंड के टॉपिक में एक सेक्शन था, सेक्शन 115 BBD, और इस सेक्शन में क्या लिखा है कि कभी भी कोई इंडियन कंपनी का किसी फॉरेन कंपनी में एटलीस्ट 26% शेयर होल्डिंग होता है, तो ऐसे में जो डिविडेंड इनकम आती है ना फॉरेन कंपनी से, उसके ऊपर इंडियन कंपनी को सिर्फ 15% टैक्स लगता है। कितना? 15%। और अपने एग्जाम्पल में जेड लिमिटेड को फॉर्म करने वाला है ही कौन? एक्स लिमिटेड। और जब एक्स लिमिटेड ने जेड लिमिटेड को फॉर्म किया है, तो उसका उसमें कम से कम 26% शेयर होल्डिंग तो होगा ही। तो उस कारण से एक्स लिमिटेड को जो जेड से डिविडेंड मिला है ना, उस पर सिर्फ 15% टैक्स आएगा। तो ये देखो स्क्रीन पर,
जेड लिमिटेड को वाई से जब इंटरेस्ट इनकम मिलेगी तो उसके ऊपर 0% टैक्स आएगा। ये देखो क्या लिखा, 0% टैक्स। एंड फिर जेड लिमिटेड ये इंटरेस्ट इनकम वाला पैसा एक्स को देगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ये देखो स्क्रीन पर डिविडेंड, तो उसके ऊपर सिर्फ 15% टैक्स आएगा। ये देखो क्या लिखा है, 15% टैक्स आएगा। मतलब ये पूरे ट्रांजैक्शन में सिर्फ 15% टैक्स आया। लेकिन यही अगर एक्स लिमिटेड ने डायरेक्टली लोन दिया होता ना वाई लिमिटेड को, तो उस पे जो वाई से इंटरेस्ट मिलता ना, तो उसके ऊपर 30% टैक्स भरना पड़ता। लेकिन ऐसा अरेंजमेंट करके एक्स लिमिटेड को सिर्फ 15% टैक्स आ रहा है, क्योंकि उसने वही इंटरेस्ट इनकम को डिविडेंड के फॉर्म में कमाया बाय राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स, और डिविडेंड के फॉर्म में कमाया तो उससे फायदा क्या हुआ, उसके ऊपर सिर्फ 15% टैक्स आया। और ये भी कब, अगर एक्स लिमिटेड जेड से डिविडेंड लेगी तो, और डिविडेंड लेना नहीं लेना वो भी एक्स की चॉइस है। मींस अगर एक्स लिमिटेड ने जेड के पास ही पैसा रहने दिया और उससे डिविडेंड लिया ही नहीं तो 15% टैक्स भी नहीं आएगा। और जेड के पास पैसा पड़ा भी है तो तकलीफ क्या है, जेड अपनी तो बनाई भी कंपनी है। ये तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्स्ट केस में अगर जेड लिमिटेड से वो पैसा उठा भी लिया ना डिविडेंड के फॉर्म में, तो उस पर टैक्स आएगा तो भी कितना, ओनली 15% एज पर सेक्शन 115 BBD। तो ये चीटिंग की है एक्स लिमिटेड ने, और ऐसी चीटिंग को बोलते हैं राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स। और ऐसी चीटिंग के लिए गार इन्वोक कर सकते, क्योंकि ऐप टर्म का वाली सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये देखो स्क्रीन पर, पहली कंडीशन क्या थी, देयर मस्ट बी एन अरेंजमेंट। तो अपने एग्जाम्पल में एक्स लिमिटेड का जेड लिमिटेड को फॉरेन कंट्री में फॉर्म करना, फिर उसके थ्रू घुमा के लोन देना, ये एक तरह का अरेंजमेंट था। तो ये देखो स्क्रीन पर, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एंड फिर दूसरा कंडीशन क्या था, पर्पस ऑफ द अरेंजमेंट शुड बी टू ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट। तो टेल मी, अपने एग्जाम्पल में एक्स लिमिटेड ने फॉरेन में जेड लिमिटेड को फॉर्म किया, फिर उसके थ्रू राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स करके वाई लिमिटेड को लोन दिया, तो इसमें उसका पर्पस क्या था, पर्पस यही था ना कि अगर मैं वाई लिमिटेड को सीधा सीधा लोन दूंगा तो उस पर जो इंटरेस्ट इनकम मिलेगी ना उस पर 30% टैक्स आएगा। इसलिए उसने जेड लिमिटेड के थ्रू घुमा फिरा के लोन दिया, तो उसमें उसका टैक्स कितना आ रहा है, ओनली 15%। तो इसलिए दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। ये देखो स्क्रीन पर, पर्पस वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। एंड फिर तीसरा कंडीशन क्या है, टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सच अरेंजमेंट शुड बी मोर देन 3 करोड़। तो अपने एग्जाम्पल में ऐसा अज्यूम करो कि एक्स लिमिटेड ने जो सेटिंग की है ना, इसमें उसको 3 करोड़ से बड़े अमाउंट का टैक्स का फायदा हुआ है। दैट मीन्स थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। ये देखो स्क्रीन पर, ऐप टर्म का टी ये भी सेटिस्फाई हो गया। एंड फिर चौथी कंडीशन क्या है, ए और एम और सी और ए, इसमें से कोई एक भी हुआ तो भी चलेगा। और अपने एग्जाम्पल में ये सी हो रहा है, सी। ये देखो स्क्रीन पर, सी फॉर लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। और अपने एग्जाम्पल में लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस जैसा क्या है मालूम है, ये देखो एक्स लिमिटेड का जेड को फॉर्म करना, देयर वाज नो कमर्शियल सब्सटेंस। कमर्शियल सब्सटेंस मतलब कभी भी हम कंपनी फॉर्म करते हैं ना, तो उसका कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी होना चाहिए, उसका कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी, उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, ऐसा कोई बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मतलब देयर शुड बी सम कमर्शियल ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग बिजनेस। लेकिन जेड लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है ना, उसका कोई कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं है। वो कंपनी सिर्फ नाम की कंपनी बनी है। इवन दिस कंपनी इज लाइक अ खोखला शेल कंपनी। It does not have any commercial objective. It lacks commercial substance. The only purpose of forming Z Limited was round tripping of funds. मतलब पैसा घुमाने के लिए खाली कंपनी फॉर्म की थी, वो भी ऐसे देश में जहां पर टैक्स 0% है। मतलब ऐसे केस में भी असेसिंग ऑफिसर कैन इन्वोक गार, क्योंकि ऐप टर्म का वाली सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और उसमें भी AMCA में से सी वाला चीज हुआ है, सी फॉर लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस।
बट सी कोई कोई अरेंजमेंट को देख के कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इधर मिसयूज ऑफ टैक्स प्रोविजन है, और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इधर लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस है। बट सी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम उसको मिसयूज ऑफ टैक्स प्रोविजन का नाम दो कि लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस बोलो, अल्टीमेटली झोलझाल कर रहे हैं ना ये लोग। और अगर किसी भी तरह से ये लोग झोलझाल करेंगे ना, और उसमें इन लोग ने 3 करोड़ से बड़े टैक्स का घपला किया है ना, तो ऐसे में गार इन्वोक हो सकता है। इसलिए तुम लोग कभी ये टेंशन मत लो कि इसको मैं मिसयूज ऑफ टैक्स प्रोविजन बोलूं कि लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस बोलूं। ये तो क्या है, मैं तरह तरह के एग्जाम्पल से तुमको इन शब्दों की फीलिंग दे रहा हूं। कौन से शब्दों की? ये ए, एम, सी और ए मतलब नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस, मिसयूज ऑफ टैक्स प्रोविजन, लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, अबनॉर्मल मैनर। इन शब्दों की फीलिंग देने के लिए तुमको तरह तरह के एग्जाम्पल्स लेके सिखाना पड़ रहा है, लेकिन रियल लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे उस अरेंजमेंट को मिसयूज ऑफ टैक्स प्रोविजन बोलो कि लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस बोलो। अगर तुमने कुछ झोलझाल किया ना, और उसमें भी 3 करोड़ से बड़े अमाउंट का घपला किया है, तो ऐसे में असेसिंग ऑफिसर कैन इन्वोक गार। तो ये था अपना थर्ड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। ओके, फिर देखो अपना चौथा एग्जाम्पल इज ऑन अबनॉर्मल मैनर, मतलब वो ऐप टमका का जो लास्ट अल्फाबेट था ना ए, अबनॉर्मल मैनर, उसके लिए ये एग्जाम्पल है। ओके, तो ये देखो स्क्रीन पर एग्जाम्पल 4 अबनॉर्मल मैनर। ओके, मान लो एक कंपनी है जिसके पास 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स पड़ी है। ये देखो स्क्रीन पर, देयर इज वन कंपनी, इट हैज इन्वेस्टमेंट्स वर्थ 20 करोड़, और ये इन्वेस्टमेंट उसने यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड में किया हुआ है। ये देखो स्क्रीन पर क्या लिखा है, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। और ये जो 20 करोड़ मैंने लिखा है ना, ये इस इन्वेस्टमेंट्स की कॉस्ट है। ये देखो कॉस्ट। अब इस इन्वेस्टमेंट्स की करंट मार्केट वैल्यू 50 करोड़ है, मतलब इन इन्वेस्टमेंट्स को अगर बेचा ना तो उसको बेच के 50 करोड़ आएगा, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा। और तुम लोग को पता है यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड अगर बेचते हैं और उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है तो उसमें सिर्फ 10% टैक्स आता है, और उसमें भी 1 लाख तक कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 112A। याद है सेक्शन 112A? मैं उस सेक्शन को याद कर रहा हूं। तो एज पर सेक्शन 112A यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड बेच के अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है ना, तो उसमें 1 लाख का एग्जेम्पशन है, और बैलेंस कैपिटल गेन्स पे 10% टैक्स आता है, और ये 10% एक कंसेशनल टैक्स रेट है। लेकिन पता है इस कंपनी को डर क्या है कि मुझे 10% जो टैक्स आएगा ना, वो तो मेरे नॉर्मल टैक्स में आएगा, लेकिन मैं तो एक कंपनी हूँ, और कंपनी होने के नाते मुझे तो मैट भी कंप्यूट करना पड़ेगा। और मैट की कंप्यूटेशन में जब हम बुक प्रॉफिट्स कंप्यूट करते हैं ना, तो उस पर तो 15% टैक्स लगता है, और बुक प्रॉफिट्स में ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लेस भी नहीं करने मिलता, मतलब इसके ऊपर 15% वाला मैट आ जाएगा। तो सी वो जो 10% टैक्स है ना अंडर सेक्शन 112A, दैट इज अंडर नॉर्मल टैक्स। लेकिन कंपनीज को जब मैट आता है ना, तो ऐसे कैपिटल गेन्स के ऊपर 15% टैक्स आ जाता है, क्योंकि मैट में तो कैपिटल गेन्स हो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो कि बिजनेस इनकम हो, सब इनकम पे 15% टैक्स आ जाता है। तो इसी बात का तो कंपनी को डर है कि मुझे नॉर्मल टैक्स में तो 10% टैक्स ही आएगा, और उसमें भी 1 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स माफ होगा, बैलेंस पे 10% टैक्स आएगा। लेकिन हमारा जब मैट कंप्यूट होगा ना, तो उसमें 15% टैक्स आ जाएगा ना। तो इस बात का कंपनी को टेंशन है। इसलिए पता है मैट से बचने के लिए इस कंपनी ने एक अरेंजमेंट किया है। ये देखो क्या अरेंजमेंट किया है। सबसे पहले इस कंपनी ने एक पार्टनरशिप फर्म फॉर्म की, पार्टनरशिप फर्म, और उसमें अपने किसी एम्प्लॉय को ही पार्टनर बना लिया, और उस एम्प्लॉय का शेयर खाली
1% रखा और इस कंपनी का शेयर 99%, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 99:1। और उसमें दो पार्टनर कौन है, एक तो ये कंपनी जिसके पास इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स पड़े और दूसरा उसका कोई एम्प्लॉय जिसको सिर्फ 1% शेयर दिया है। एंड फिर देखो स्क्रीन पर एक पार्टनरशिप फर्म फॉर्म हो गई और इस पार्टनरशिप फर्म में कंपनी ने वो सारे इन्वेस्टमेंट्स को एक कैपिटल कंट्रीब्यूशन की तरह इंट्रोड्यूस कर दिया। तो उससे सी पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट कैसे दिखेगी, स्क्रीन पर देखो। पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एसेट साइड में आ गया 20 करोड़ और लाइबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल आ गया। और ये कौन सा वाला पार्टनर है, वो कंपनी, क्योंकि उसका जो एम्प्लॉई है ना उसको तो एक नॉमिनल पार्टनर बनाया, उसने तो मान लो कुछ 1-2 रुपए का कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दिया होगा, लेकिन मेजर कैपिटल कंट्रीब्यूशन किसका है, कंपनी का। और कंपनी ने अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किस रूप में किया, इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, और वो भी उसने एट कॉस्ट ट्रांसफर किया। मतलब ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम कंपनी टू पार्टनरशिप फर्म इज एट कॉस्ट, ताकि कंपनी को सेक्शन 45(3) वाला टैक्स ना आए। तुम लोग को पता है कैपिटल गेन्स में एक सेक्शन था 45(3), उसमें मैंने पढ़ाया था कि कभी भी एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को एसेट देता है एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो उसमें पार्टनर को टैक्स आता है। एंड एज पर सेक्शन 45(3) कैपिटल गेन्स फॉर द पार्टनर इज कंप्यूटेड एज फॉलोज। ये देखो स्क्रीन पर, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आएगा। और मैंने क्या बोला, कंपनी ने पार्टनरशिप फर्म को वो इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट ट्रांसफर की, और अपने एग्जाम्पल में उस इन्वेस्टमेंट्स की कॉस्ट क्या है 20 करोड़, तो उसने 20 करोड़ में ही ट्रांसफर किया है। मतलब पार्टनरशिप फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 20 करोड़ से एंट्री पास हुआ है। तुम लोग स्क्रीन पर देखो ना, बैलेंस शीट में मैंने 20 करोड़ लिखा है, तो 20 करोड़ इज द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। और कंपनी ने जानबूझ के 20 करोड़ में ट्रांसफर किया है ताकि उसकी कॉस्ट भी 20 करोड़ है, तो उससे कैपिटल गेन्स उसका जीरो हो जाएगा। तो ये देखो स्क्रीन पर 20 करोड़ अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स हो गया, और उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है 20 करोड़, तो कैपिटल गेन्स कितना आ गया, जीरो। और ये सेक्शन 45(3) वाला कैपिटल गेन्स है। मतलब सेक्शन 45(3) का पूरा ख्याल रखते हुए कंपनी ने अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स पार्टनरशिप फर्म के नाम पे ट्रांसफर कर दिए एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, और उसमें ट्रांसफर भी कैसे किया, एट कॉस्ट, ताकि 45(3) वाला कैपिटल गेन्स कंपनी के सिर पे ना आए। एंड फिर देखो बाद में क्या होगा, अब ये इन्वेस्टमेंट्स पार्टनरशिप फर्म की हो गई, मतलब पार्टनरशिप फर्म ये इन्वेस्टमेंट्स होल्ड करेगी, और पार्टनरशिप फर्म ने इन इन्वेस्टमेंट्स को 1 आध साल होल्ड करने के बाद आगे जाके इन इन्वेस्टमेंट्स को पार्टनरशिप फर्म ने बेच दिया। अब पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल गेन्स आएगा फॉर सेलिंग यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, और पार्टनरशिप फर्म को तो मैट वैट नहीं आएगा, उसको तो सिर्फ नॉर्मल 112 वाला 10% टैक्स आएगा। तो मान लो पार्टनरशिप फर्म ने ये सब इन्वेस्टमेंट्स बेच दी और उस पर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसको सिर्फ 10% टैक्स आया, और उसमें भी 1 लाख जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट हुआ और बैलेंस पे 10% टैक्स आया। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पार्टनरशिप फर्म ने ये इन्वेस्टमेंट्स को अपने पास एटलीस्ट 1 ईयर तक होल्ड किया एंड फिर बेचा, एंड फिर बेचते तो लॉन्ग टर्म होता है और उसमें 1 लाख तक कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट है और बैलेंस पे सिर्फ 10% टैक्स आया, और वो मैट वैट का कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को तो मैट अप्लाई नहीं होता। फिर देखो पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट कैसे दिखेगी, बैलेंस शीट में से इन्वेस्टमेंट्स उड़ जाएगा क्योंकि इन इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया है, और ऐसा अज्यूम करो कि इन इन्वेस्टमेंट्स को 60 करोड़ में बेचा है, 60 करोड़, तो बैलेंस शीट में 60 करोड़ का बैंक बैलेंस आ जाएगा। ये देखो स्क्रीन पर 60 करोड़।
और स्क्रीन पे जो मार्केट वैल्यू दिख रही ना 50 करोड़, वो तो पहले थी, लेकिन ये पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म किया, फिर पार्टनरशिप फर्म ने भी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड किया एंड फिर फ्यूचर में जाके बेचा ना, तो तभी उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ के 60 करोड़ हो गई होगी। तो उसको 60 करोड़ में बेचा और उससे 60 करोड़ का बैंक बैलेंस आ गया एंड फिर लाइबिलिटी साइड में रिजर्व्स एंड सरप्लस आ जाएगा। ये देखो स्क्रीन पर, देयर विल बी रिजर्व्स ऑफ 40 करोड़, मतलब ये 40 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इन्वेस्टमेंट्स बेच के एंड फिर इस प्रॉफिट को पार्टनर्स लोग शेयर करेंगे। और मेरे एग्जांपल में पार्टनर कौन है? एक तो ये कंपनी जिसका 99% शेयर है और दूसरा उसका एम्प्लॉई जिसका सिर्फ 1% शेयर है। मतलब ये प्रॉफिट को 99:1 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे एंड फिर पार्टनर को जो शेयर इन प्रॉफिट मिलता है ना, वो उसके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10(2)(a। मतलब अपने एग्जाम्पल में कंपनी को अपना जो हिस्सा मिलेगा ना उस 40 करोड़ की रिजर्व्स में, दैट विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(2)(a। और वो तो मैट में भी एग्जेम्प्ट है, मतलब नॉर्मल टैक्स में भी वो एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(2)(a और मैट में भी एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि मैट में पता है बुक प्रॉफिट्स की वर्किंग में एड प्राइड लेस डिप्रेस होता है और उसमें डिप्रेस में ई क्या था? एग्जेम्प्ट इनकम्स अंडर सेक्शन 10। तो उसमें शेयर इन प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म लेस हो जाएगा बिकॉज इट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(2)(a। और तुम लोग को याद होना चाहिए मैट की वर्किंग में जितनी भी 10 वाली इनकम होती है ना, उसको हम लोग लेस कर देते डिप्रेस की लिस्ट में। मतलब कंपनी को जो प्रॉफिट शेयर मिला ना उस पार्टनरशिप फर्म से, उस पर न तो नॉर्मल टैक्स आया न मैट आया, टैक्स आया ही नहीं। लेकिन हाँ, वो पार्टनरशिप फर्म ने जब इन्वेस्टमेंट्स बेची होगी ना, उसको टैक्स भरना पड़ा होगा और वो टैक्स अल्टीमेटली कंपनी ने सहन किया होगा। लेकिन वो तो सिर्फ 10% आया ना, एटलीस्ट वो 15% जितना मैट तो नहीं आया। बेसिकली कंपनी को यही तो डर था कि कंपनी अगर अपने नाम पे इन्वेस्टमेंट्स बेचेगी ना, तो उसको नॉर्मल में तो 112(a) वाला 10% टैक्स आएगा, लेकिन मैट में 15% टैक्स आ जाएगा और उसको वो 15% मैट से छुटकारा पाना था। इसलिए उसने ऐसा एक अरेंजमेंट किया जिसमें इन्वेस्टमेंट्स फाइनली बिक गई, अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन उस पर मैट नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट्स उसकी पार्टनरशिप फर्म ने बेचा और पार्टनरशिप फर्म को तो मैट आता ही नहीं है एंड फिर पार्टनरशिप फर्म से सारा प्रॉफिट्स उसने उठा लिया और प्रॉफिट शेयर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म तो एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10(2)(a। तो ये चीटिंग की थी कंपनी ने और इस चीटिंग से कंपनी को जो 15% वाला मैट आने वाला था ना, वो नहीं आया, लेकिन उसके बदले सिर्फ नॉर्मल 112(a) वाला 10% टैक्स आया। मतलब कंपनी ने 5% से अपना टैक्स बचाया और ये भी एक टैक्स की चोरी है, इट इज टैक्स अवॉइडेंस, क्योंकि कंपनी ने अपना ये अरेंजमेंट बहुत ही अबनॉर्मल मैनर में किया। यानी कि कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अबनॉर्मल तरीके से बेचा। इसमें अबनॉर्मल तरीका क्या था? सीधा सीधा खुद ने तो बेचा ही नहीं, पहले पार्टनरशिप फर्म फॉर्म किया, उसमें भी अपने एक एम्प्लॉय को छोटा सा पार्टनर बना लिया एंड फिर सारी इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप फर्म के नाम पे ट्रांसफर कर दी एंड फिर वो इन्वेस्टमेंट्स को पार्टनरशिप फर्म ने बेचा, जबकि ये इन्वेस्टमेंट्स कंपनी डायरेक्टली बेच सकती थी। लेकिन कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक अबनॉर्मल तरीके से बेचा, इसलिए ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं अरेंजमेंट इन एन अबनॉर्मल मैनर। और ऐसे में भी गार इन्वोक हो सकता है, क्योंकि गार इन्वोक करने की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। चाहिए तो चेक कर लो, ऐप टर्म का में ए क्या था? देयर मस्ट बी एन अरेंजमेंट। तो इधर अपने एग्जाम्पल में कंपनी ने कुछ अरेंजमेंट किया था कि नहीं? क्या अरेंजमेंट किया? एक अलग से पार्टनरशिप फर्म फॉर्म किया एंड फिर उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट्स बेचा, तो ये एक तरह की अरेंजमेंट थी। एंड फिर ऐप टर्म का में पी क्या था? पी फॉर पर्पस, पर्पस शुड बी टू ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट। तो इधर अपने एग्जाम्पल में कंपनी का पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करने का पर्पस ही क्या था? ताकि वो 15% वाला मैट ना आए और सिर्फ 10% वाला टैक्स लगे एज पर सेक्शन 112(a।
मतलब कंपनी का पर्पस यही था ना कि कैसे भी करके मैट ना भरूं और सिर्फ नॉर्मल टैक्स भरूं, मतलब कंपनी को टैक्स बचाना था। तो ऐप टमका का पी भी सेटिस्फाई हो गया, पर्पस वाला। एंड फिर ऐप टमका में टी क्या है, टैक्स बेनिफिट का अमाउंट 3 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसा अज्यूम कर लो ना कि अपने एग्जाम्पल में कंपनी ने जो झोलझाल किया है ना, उससे 3 करोड़ से बड़े अमाउंट के टैक्स का घपला किया है। एंड फिर ऐप टमका का लास्ट अल्फाबेट क्या था, ए, अबनॉर्मल मैनर, और ये अरेंजमेंट अबनॉर्मल मैनर में हो रही है। मतलब ऐप टमका की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, तो ऐसे में गार इन्वोक हो सकता है। ओके, तो ये था अपना चौथा एग्जाम्पल। इन शॉर्ट मैंने तुमको 4 एग्जाम्पल्स करवाए टू एक्सप्लेन ऐप टमका का ए, एम, सी और ए। बट सी, ऐसे तो 1000 एग्जाम्पल हो सकते। एक्चुअली लॉजिक क्या है मालूम है, कभी भी तुम कोई ऐसा झोलझाल करोगे ना जिसके लिए इनकम टैक्स लॉ में कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है उस चीटिंग को पकड़ने के लिए, तो ऐसे केस में इनकम टैक्स वाले गार इन्वोक कर सकते। लेकिन तुमने जो झोलझाल वाला अरेंजमेंट किया ना, उसमें 3 करोड़ से बड़ी अमाउंट का घपला किया होगा ना, तो ही इन लोग गार इन्वोक करेंगे। और 3 करोड़ से बड़ी अमाउंट का भी घपला हुआ ना, तो भी गार इन्वोक करना इतना सिंपल नहीं है। पहले असेसिंग ऑफिसर को सीआईटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, एंड फिर उसके बाद एक और परमिशन लेनी पड़ती है। किसकी? एक पैनल है, पैनल हेडेड बाय हाई कोर्ट जज, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाके गार इन्वोक हो सकता है। और अगर गार इन्वोक हो गया ना, तो असेसिंग ऑफिसर तुम्हारी वो चीटिंग चलने नहीं देगा। मतलब असेसिंग ऑफिसर शैल डिसरिगार्ड योर अरेंजमेंट। यानी कि अपने ये 4th एग्जाम्पल में कंपनी ने जो सोचा था ना कि उसको मैट से छुटकारा मिलेगा, वो छुटकारा उसको नहीं मिल पाएगा। असेसिंग ऑफिसर तो ऐसा ही मानेगा एज इफ ये इन्वेस्टमेंट्स कंपनी ने बेची है और उसको उसके ऊपर मैट वगैरह सब भरना पड़ेगा। यानी कि तुम जिस चीज को अवॉइड कर रहे थे ना, वही चीज तुम्हारे सिर पे आ जाएगी। क्योंकि इस पूरी थियरी को हम क्या बोलते हैं, टैक्स अवॉइडेंस। अगर तुम टैक्स अवॉइडेंस करोगे ना, तो वही चीज तुम्हारे ऊपर वापस असेसिंग ऑफिसर डाल देगा। दैट मीन्स यू कैन नॉट अवॉइड द टैक्स। और अल्टीमेटली तुमने जितना भी टैक्स का चोरी किया ना, उतना टैक्स तुमको भरना पड़ेगा। ओके, तो फाइनली अपना गार का टॉपिक खत्म हो गया। ओके।